एंड बैलेंस शीट। ओके, देन जिस तरह हम हमारी प्रीवियस क्लासेस में वी हैव डिस्कस्ड अबाउट जर्नल लेजर, ट्रायल बैलेंस, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एडजस्टमेंट्स, एंड मैंने आपके साथ मटेरियल भी शेयर किया था। एंड आई होप कि आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छी हो गई होगी एंड आपने कर लिया होगा। देन हमने कहा था कि अब हम कॉस्ट अकाउंटिंग का एरिया भी स्टार्ट करेंगे। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो कॉस्ट से रिलेटेड है। इस वीक में मैंने आपकी 2 क्लासेस रखी हैं क्योंकि लास्ट क्लास में वीक में हमने क्लास नहीं ली थी, और आई होप कि अब इन फ्यूचर जो हमारे रिमेनिंग पीरियड्स हैं इसमें हम कम से कम 2 क्लासेस जो है वीक में हम रखेंगे, और ज़रूरत पड़ने पर 3 भी कर सकते हैं। एंड साथ साथ आज का टॉपिक हमारा चूँकि कॉस्ट एंड मेजर अकाउंटिंग है, तो जिस तरह आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपसे फीडबैक लिया था, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने कहा था कि उनका अकाउंटिंग बैकग्राउंड है या अभी वो बैक अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं। तो कुछ का लेवल कुछ ज़्यादा होगा, कुछ का कुछ कम होगा, बट प्रैक्टिस आपने ज़रूर कर ली होगी। एंड अगर प्रैक्टिस में कोई कमी है, मैंने बार बार आपसे कहा कि आप मुझे ज़रूर शेयर किया करें ताकि हम उसको डिस्कस कर सकें। जी हसन, आवाज़ अब सही आ रही है आपको? वैसे तो बिल्कुल माइक मेरे बिल्कुल बहुत क्लोज मैं बात कर रहा हूँ आपसे। एंड अगर रिमेनिंग स्टूडेंट्स ने कहा कि उनको आवाज़ सही आ रही है, तो बहरहाल चूंकि हम नेट से क्लासेस लेते हैं, तो सम टाइम मेरी साइट पर कुछ नेट की प्रॉब्लम हो सकती है, कभी आपकी तरफ हो सकती है। और अगर रिमेनिंग स्टूडेंट्स को सही आ रही है तो फिर शायद आपकी तरफ कोई प्रॉब्लम होगी। तो वैसे आहिस्ता आहिस्ता मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो मैं अगेन अभी हमारी क्लास में टोटल 4 स्टूडेंट्स हैं, तो अदर देन सहरिश, क्योंकि सहरिश हमारी ओल्ड स्टूडेंट है, माशाल्लाह बहुत उन्होंने वर्क किया हुआ है, काम किया हुआ है। और आप अगर ग्रुप में अपने सॉल्यूशंस को शेयर करते जाएं तो ये भी आपकी बहुत हेल्प कर सकती हैं। एंड रिमेनिंग जो हमारे पास 3 स्टूडेंट्स हैं, तो पहले कभी आपने अकाउंटिंग तो पढ़ी होगी, जैसे पढ़ी हुई है और हमने कुछ कर भी लिया है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग आप में से किस किस ने पहले की हुई है और या आप पहली दफ़ा कर रहे हैं? आई एम आस्किंग फ्रॉम एहसन, हानिया, आयशा। साइना ने कहा कि पढ़ी है, वेरी गुड। मीन टाइम हमारे पास सब कुछ स्टूडेंट्स ज़्यादा हो गए हैं। बीकॉम पार्ट 2 में आपने पढ़ी है, तो माशाल्लाह फिर बीकॉम पार्ट 2 की तो पूरी 100 मार्क्स की कॉस्ट अकाउंटिंग होती है और डिटेल में आपने पढ़ा होगा। एंड जो सिलेबस है आपका या जो पेपर मैंने पिछले 5 साल के देखे हैं, तो उसमें जो ज़्यादा बड़ा एरिया कवर हो रहा है वो ज़्यादातर प्रोसेस अकाउंटिंग के क्वेश्चन ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू अदर टॉपिक्स। तो हमें स्टार्ट में तो ज़ाहिर टर्म्स को डिस्कस करना है आज, एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट हमने प्रिपेयर करना है। देन उसके बाद जॉब ऑर्डर है, प्रोसेस कॉस्टिंग है, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस है, बजटिंग है। तो ये सारे टॉपिक्स जो हैं इन पर क्वेश्चन आते रहे। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट कॉस्ट एंड मैनेजर अकाउंटिंग। तो पर्पस इज कॉस्ट अकाउंटिंग टू प्लान फ्यूचर, बजट एंड स्टैंडर्ड। तो ये जहन में रखिएगा कि कॉस्ट अकाउंटिंग इज अ सबसेट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ओरिजिनली आइदर बिजनेस सर्विस हो, ट्रेडिंग हो या मैन्युफैक्चरिंग हो, ऑल बिजनेसेस आर जो है वो डू फाइनेंशियल अकाउंटिंग, क्योंकि उन्हें अपने अकाउंट्स को फाइनल स्टेटमेंट्स बनाने हैं, ऑडिट करवाना है। एंड उसके लिए हम फॉलो करते हैं इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स को हम फॉलो करते हुए फाइनेंशियल अकाउंटिंग बनाते हैं। बट कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो एक्चुअली जहाँ जहाँ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, एंड अगेन ज़रूरी नहीं है कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में कॉस्ट हो, सर्विस बिजनेस में भी कॉस्टिंग होती है। जब आप अपने टाइम्स की कैलकुलेशन करते हैं तो कॉस्ट हर जगह मौजूद है, बट यहाँ हमारा सारा फोकस जो है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस पर है। तो अगेन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के जो ऑडिटेड अकाउंट्स होते हैं या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो एक्सटर्नल यूज के लिए बनते हैं, जिसका ऑडिट होता है,
वो ओरिजिनली फॉलो करते हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, और वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाला पार्ट है। तो वी कैन से, मैं इसको कह सकता हूँ कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग एज अ होल है, और कॉस्ट अकाउंटिंग उसका एक पार्ट है, सबसेट है। वैसे तो पूरी दुनिया है कॉस्ट अकाउंटिंग, लेकिन कंसेप्चुअली हम बात करें तो फॉर एग्जांपल अगर आपका ये टोटल बिजनेस है, ये आपका एक टोटल बिजनेस है, और इस बिजनेस का ये पार्ट आपकी फैक्ट्री है, फैक्ट्री, तो ये पूरा पार्ट जो है कवर होता है अंडर कॉस्ट अकाउंटिंग। और जैसे ही फैक्ट्री से फिनिश प्रोडक्ट्स बाहर आती हैं वेयर हाउस में फॉर सेल पर्पस, तो ये जो सारा एरिया है इट इज, ये सारा एरिया कवर होता है अंडर फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो जब भी आप इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, इधर वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो या ट्रेडिंग बिजनेस हो, तो वो ऑलमोस्ट एक जैसा होता है, सिर्फ एक पार्ट उसमें चेंज होता है जिस कहलाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो आपने अभी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बनाया था, यहाँ भी उसी तरह से बनना है। फर्क यह है कि यहाँ परचेज ऑफ मर्चेंडाइज नहीं है, बल्कि फिनिश गुड्स हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड को यूज कर रहे हैं। तो एज अ होल जब देखते हैं ऑडिटेड अकाउंट्स, इनकम स्टेटमेंट, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग को फॉलो करता है, एंड उसके अंदर इस पार्ट में रहते हुए जो कुछ आप कर रहे हैं वो आपका कॉस्ट अकाउंटिंग वाला पार्ट है। तो जब हम कॉस्ट अकाउंटिंग को एडवांस लेवल में बात करते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात करते हैं, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक्चुअली डिसीजन मेकिंग है। तो डिसीजन मेकिंग में फिर आप अपने अकाउंट्स को मैनिपुलेट करते हैं और अपने पर्पज से, और वो डिसीजन मेकिंग के लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग दोनों का डाटा जो है उस पर प्रोसेस हो रहा होता है। तो ये पाकिस्तान में या कराची में अगर हम बात कर लें, तो कराची में बहुत सारे फैक्ट्रीज मौजूद हैं, साइट हमारे पास मौजूद है, इंडस्ट्रियल एरिया, न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया है, इसी तरह से कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया है, और अक्सर बिजनेसेस जो हैं उनका मेन ऑफिस जो है वो फैक्ट्री में ही मौजूद है। यानी एक ही एरिया में उनका एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस भी है एंड फैक्ट्री भी है। और ऐसे भी ऑफिस हैं जिनका फैक्ट्री जो है वो साइट में या कहीं और है, और उनके ऑफिस जो है वो आई चंडीगढ़ रोड पर या दूसरी जगह मौजूद है। तो एज अ होल हम किसी बिजनेस को देखते हैं तो एक्चुअली हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करते हैं। तो नाउ हम बात करेंगे फैक्ट्री में क्या क्या हो रहा है। तो फैक्ट्री में जो कुछ हो रहा है उस हवाले से हम बात करेंगे, और बार बार मैं इस पर आऊंगा दोबारा। मैनेजर अकाउंटिंग का पर्पस है प्लान फ्यूचर बजट्स एंड स्टैंडर्ड्स टू कंट्रोल प्रेजेंट, कंपेयरिंग करंट रिजल्ट्स विद बजट्स एंड स्टैंडर्ड्स। एंड अगेन मैं थोड़ा सा सहरिश को ने चूंकि पहले पढ़ा हुआ था, तो और उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग के पेपर सॉल्व भी होने चाहिए। तो अभी तो मैं टॉपिक वाइज जा रहा हूँ आपके साथ। अभी हम एक टॉपिक ही डिस्कस करेंगे, बट इंशाल्लाह चूंकि मेरी जो मसरूफियात थी एग्जामिनेशन के हवाले से, और दूसरी थोड़ी सी कम हो गई। अब सेमेस्टर एंड हो रहा होता है, तो देन मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको वन बाय वन पेपर जो है वो उसकी सोल्यूशन भी बनाते जाऊं साथ साथ। और इसमें आप लोग भी हेल्प करें, एक्सेल पे अगर जो जो क्वेश्चंस आप कर सकते हैं वो मेरे साथ शेयर करते जाएं, तो हम एक उसको मिलाकर टोटल, अगर कोई एरर होगा तो मैं करेक्ट कर दूंगा उसको, फिर हम मिलाकर एक पेपर की सोल्यूशन बना लेंगे। एंड इंशाल्लाह आई होप कि सैटरडे वाले दिन मैं जाऊंगा भी उर्दू बाजार या पेटी वाला, आपने सुना ही होगा पेटी वाला, तो हम उसमें देखते हैं। जी हाँ, नहीं आपने एक सोल्यूशन सेंड किया था, बिल्कुल फाइनेंशियल अकाउंटिंग के रेफरेंस से। मैं आपको थोड़ी सी कॉस्ट अकाउंटिंग की बात कर रहा हूँ, तो आपस में शेयर करते जाएं एक दूसरे के साथ। एंड सैटरडे इंशाल्लाह मेरा अगर जाना हो जाता है, तो मैं देखता हूँ कि लेटेस्ट हमारी जो टैक्स की बुक आ गई है वो मैं मुझे अगर मिल जाती है, तो शायद तो फिर हम इनकम टैक्स के हवाले से भी थोड़ा सा डिस्कस करते हुए चलेंगे। एंड ऑडिटिंग के लिए तो मैंने पहले भी अली अब्बास साहब से कहा था, और उन्होंने वादा भी किया था कि वो ज़रूर इसमें कुछ क्लासेस लेंगे। तो अभी उनका नंबर आएगा तो इंशाल्लाह ऑडिटिंग के हवाले से वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। एंड मेरी कोशिश होगी कि फाइनेंस, कॉस्ट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड इनकम टैक्स को कुछ हम डिस्कस कर लें। टर्म्स को पहले हम रिवाइज कर लें, बेशक आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा, लेकिन हम टर्म को डिस्कस कर लें। तो ये तो डिफरेंस है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज लार्जली concerned with financial statements for external use, and managerial accounting is primarily concerned with the accumulation and analysis of information relevant for internal use for planning, controlling and decision making। जैसे हमने कहा
कि जब किसी भी कंपनी के ऑडिटेड अकाउंट्स आप देखते हैं, चाहे वो गैट्रॉन इंडस्ट्रीज हो या कोई भी हो, तो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नजर आएंगे जो कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पार्ट है। उसका जो कॉस्ट सिस्टम है, वो अंदर किस तरह से कॉस्ट को अक्यूमुलेट करते हैं, वो सिस्टम उसमें नहीं होता, वो चूंकि इंटरनल पर्पज से होता है। ये आप इसको देख लीजिएगा, मैं डायरेक्ट आ रहा हूँ कॉस्ट की तरफ। तो व्हाट इज कॉस्ट, एंड मैंने अभी चूंकि कॉस्ट में मेरे पास काफ़ी मटेरियल अवेलेबल है, क्वेश्चंस विद सॉल्यूशंस चैप्टर वाइज, आपके पेपर्स के हवाले से नहीं, वैसे हम बहुत सारी चीज़ें हैं तो मैं शेयर करता जाऊंगा। आज ही जो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड वाला पार्ट है, चूंकि आप लोगों ने कुछ ना कुछ पढ़ा हुआ है, तो उस रेफरेंस से आपको आसान लगेगा कि सॉल्यूशंस के साथ आ जाएगा। तो कॉस्ट इज डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ द सेक्रीफाइस मेड टू एक्वायर गुड्स और सर्विसेज। मैंने कहा कि कॉस्ट का कंसेप्ट से यही नहीं, ऑडिट फर्म्स और दूसरे जो इदारे हैं वो भी कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। जब वो किसी जगह ऑडिट करने जाते हैं तो आर्स के हिसाब से उनकी कॉस्ट आ रही होती है। तो कॉस्ट हर जगह मौजूद है। कॉस्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी होती है, जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करते हैं, जब आप एक्सपेंसेस को देखते हैं तो वहाँ भी कॉस्ट का कंसेप्ट है। रेवेन्यूज एंड कॉस्ट एंड मैचिंग ऑफ रेवेन्यूज एंड कॉस्ट, जो है वो प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। यहाँ प्योरली हम प्रोडक्ट कॉस्ट के हवाले से बात करें तो एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन द कॉस्ट इनकर्ड इज फॉर प्रेजेंट और फ्यूचर बेनिफिट्स। व्हेन दीज बेनिफिट्स आर यूटिलाइज्ड द कॉस्ट बिकम एक्सपेंसेस। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि आपने सामान खरीद लिया बेचने के लिए, तो जब तक वो सेल नहीं हो रहा उस वक्त तक आपको बेनिफिट्स नहीं होंगे। जब आप उसको सेल कर देते हैं देन आपको प्रॉफिट होते हैं। तो ये जो बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं ये करंट होते हैं या फ्यूचर के। तो जैसे ही आप सेल कर देते हैं तो वो जो आपकी कॉस्ट है एक्सपेंस बन जाती है। तो अगेन मैं इसको रिलेट कर रहा हूँ फाइनेंशियल अकाउंटिंग से। जब आप कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करते हैं तो कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपका एक्सपेंस बन जाता है, लेकिन मर्चेंडाइज इन्वेंटरी जब तक स्टोर में है वो असेट है और उसका बेनिफिट हमेशा फ्यूचर में या करंट होगा। करंट सेल हो गई तो करंट बेनिफिट है, फ्यूचर में सेल होगी तो फ्यूचर बेनिफिट। अब कॉस्ट में हमने जो अब बात करें टोटली मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से, तो जो कॉस्ट होती है कॉस्ट को 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया। ये जो मैंने आपसे बात की अभी फैक्ट्री में, तो इस एरिया में जो भी एक्सपेंसेस है, फैक्ट्री में जो भी एक्सपेंसेस आपके होंगे वो तमाम को हमने 3 कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट किया। फर्स्ट इज मटेरियल, देन लेबर एंड अदर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। तो जब भी कोई प्रोडक्ट की प्रोडक्शन होती है तो उस प्रोडक्ट पर मटेरियल यूज होता है, एंड मटेरियल को कन्वर्ट करने के लिए जो आप लेबर यूज करते हैं या अदर एक्सपेंसेस यूज करते हैं वो उसको कन्वर्ट करता है फिनिश प्रोडक्ट में। तो उसमें लेबर आ गई और लेबर के बाद अदर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। तो फैक्ट्री में अगेन मैं ये आपके सामने स्क्रीन ला रहा हूँ, इसमें ये वाले एरिया में वो तमाम एक्सपेंसेस जो आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पढ़कर आए यहाँ भी होंगे, और वो एक्सपेंसेस यहाँ पर हम एक ही उसको हेडिंग देते हैं मेन, और वो कहलाता है अदर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, और उसको हम कहते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स, तो वो तमाम एक्सपेंसेस जो आप पढ़कर आए थे, सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, वो सारे एक्सपेंसेस फैक्ट्री में भी होते हैं। फॉर एग्जांपल रेंट ऑफ फैक्ट्री, यूटिलिटी बिल्स, इलेक्ट्रिसिटी, सैलरीज, फैक्ट्री सप्लाईज, डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री इक्विपमेंट, इंश्योरेंस ऑफ फैक्ट्री, ऑल एक्सपेंसेस जो आप पढ़कर आए थे वो खर्चे अगर इस एरिया में हो, ऑफिस में, एडमिन ऑफिस में, तो वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है और ग्रॉस प्रॉफिट के बाद माइनस होता है। और वो खर्चे अगर फैक्ट्री में हो तो हमने एक ही नाम दिया और उसको हमने नाम रखा फैक्ट्री ओवरहेड, और वो फिर बनती है प्रोडक्ट कॉस्ट। तो इसको मैं डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ, लेकिन ये बात ध्यान में रख रहा हूँ कि हर वो खर्चा जो फैक्ट्री में होता है वो फैक्ट्री यानी प्रोडक्ट की कॉस्ट होता है। वापस आ जाते हैं। अब मटेरियल की फिर 2 कैटेगरीज हमने डिसाइड की। मटेरियल को 2 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट किया, एक कहलाता है डायरेक्ट मटेरियल और दूसरा कहलाता है इनडायरेक्ट मटेरियल। तो ऑल मटेरियल्स दैट कैन बी आइडेंटिफाइड with the production of a finished product that can be easily traced to the product
and that represents a major material cost of producing that product. An example of direct material is the lum an example of direct material is the lumber used to build a bunk bed. तो अगर आप बेड बना रहे हैं जो फिक्स होता है दीवार के साथ, बंक बेड, तो उसमें जो लुम्बर यूज हो रहा है, जो लकड़ी पैलेट्स यूज हो रहे हैं, वो सारा का सारा डायरेक्ट मटेरियल। अगर सूट हम सी रहे हैं तो सूट में अगर 6 मीटर कपड़े लगते हैं तो ये 6 मीटर का जो क्लॉथ आपने यूज किया वो सारा का सारा मटेरियल है, लेकिन ऐसे मटेरियल को हम डायरेक्ट मटेरियल कहते हैं। तो देन indirect material involved in the production of a product that are not a direct material। तो ऐसा मटेरियल जो प्रोडक्शन में यूज हो रहा है बट हम उसे डायरेक्ट इसलिए नहीं कहते कि उसे आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते प्रोडक्ट के साथ, वो जनरल पर्पस होता है। अभी मैंने मिसाल दी कि सूट सिल रहे हैं, तो अगर सूट सिल रहे हैं तो तमाम जो क्लॉथ इसमें यूज हो रहा है वो डायरेक्ट मटेरियल है, लेकिन जब आप सूट सी रहे होते हैं तो उसमें थ्रेड यूज होता है, उसमें और बहुत सारी चीज़ें यूज हो रही थी, बटन लग रहे होते हैं, तो बटन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि वो बटन सारे आइटम्स सारे डिज़ाइन में एक टाइप के बटन होते हैं, तो उसको आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। और सिंपल बताऊं, जब बीकॉम में या हम और टाइम पर पढ़कर आते हैं ना कॉस्ट अकाउंटिंग, तो ये कंसेप्ट हमेशा कंफ्यूज करता है कि हम इसको डायरेक्ट क्यों कह रहे हैं और इसको इनडायरेक्ट क्यों कह रहे हैं। तो याद रखिए कि पर्पस जो है डायरेक्ट का, इधर वो मटेरियल हो लेबर हो, हमें प्रोडक्ट की कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। तो अगर आप कोई आइटम बना रहे हैं, मिसाल के तौर पर हम रेफ्रिजरेटर्स बना रहे हैं, अब जो फ्रिज होते हैं उनके अलग अलग साइज होते हैं, तो अलग अलग उनके साइज हैं, कोई 10 क्यूबिक फीट का है, कोई 8 क्यूबिक फीट का है, तो अगर साइज डिफरेंट है तो कॉस्ट भी डिफरेंट होगी। तो ऐसे आइटम्स जो आपको पता हो कि किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में यूज होने वाला है, किस साइज में यूज होने वाला है, उसको हम डायरेक्ट कहते हैं। और जो आपको पता नहीं होता कि ये आइटम किस में यूज होगा, उसको हम डायरेक्ट कहते हैं। हैंडल्स हैं और बहुत सारी चीजें हैं, अंदर वायरिंग होती है, तो वो किसी में भी लग सकती है। इसी तरह से अगर हम टीवी सेट्स बना रहे हैं या एलईडी बना रहे हैं, तो उसमें जो पिक्चर ट्यूब है टीवी सेट्स में, वो साइज के हिसाब से हमें पता है कि ये फ्रेम इस 21 इंच का है, ये 18 इंच का है, ये 24 इंच का है, बट उसमें जो नॉब्स वगैरह अंदर लगा रहे होते हैं तो वो कहीं भी यूज हो सकती है। जैसे यहाँ इन्होंने बताया कि लकड़ी की जब आप कोई भी सामान फर्नीचर बना रहे हैं तो उसमें ग्लू यूज हो रहा है, ग्लू है, वार्निश है, नेल्स हैं, वो कहीं भी यूज हो सकते हैं। तो ऐसे आइटम्स जो जनरल पर्पज से ही हो, बेशक प्रोडक्शन का पार्ट है, उसको हम इनडायरेक्ट मटेरियल कहते हैं। मैं इसको और क्लियर कर दूं कि यहाँ तक तो हम पढ़ लेते हैं, लेकिन याद रखिए कि प्रोसेस क्या होता है प्रोडक्शन में। ये नहीं होता कि आज आपको अगर 50 टेबल्स बनानी है तो आज आप उसका सामान लाएंगे। इसका एक प्लान बनता है, ऑर्डर आपको मिलता है, ऑर्डर मिलने के बाद आप जब प्रोडक्शन की मैनेजर प्लान बना कर देता है प्लानिंग का कि ये इस तरह से प्रोडक्शन होगी इसकी और ये मटेरियल रिक्वायरमेंट होगा, तो परचेजिंग डिपार्टमेंट में मटेरियल परचेज करता है। हर फैक्ट्री में एक स्टोर होता है, स्टोर कीपर होता है, रिकॉर्ड मेंटेन होता है, तो सारा स्टॉक पहले से खरीद कर रखा जाता है प्रोडक्शन के लिए। इट डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी और द पॉलिसी ऑफ द कंपनी कि जब प्रोडक्शन स्मूथली चलनी चाहिए, प्रोडक्शन रुकनी नहीं चाहिए, तो कितने दिन का स्टॉक आपको लेकर रखना है। 7 डेज की रिक्वायरमेंट है, 10 डेज की रिक्वायरमेंट है, वो स्टॉक पहले से मौजूद होता है। फिर जब प्रोडक्शन स्टार्ट होती है तो जो प्रोडक्शन मैनेजर की रिक्वायरमेंट होती है स्टॉक की, तो प्रोडक्शन मैनेजर एक डॉक्यूमेंट रेज करता है मटेरियल रिक्विजिशन की, और वो रिक्विजिशन जाती है स्टोर कीपर के पास। स्टोर कीपर एंट्री करने के बाद स्टोर से वो सामान जो है वो हैंड ओवर करता है प्रोडक्शन वालों को। तो एट द टाइम ऑफ इश्यूएंस ऑफ मटेरियल, अगर पता हो कि ये आइटम किस प्रोडक्ट में यूज होने वाला है, तो उसको हम डायरेक्ट कहते हैं, क्योंकि आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये किस में इस्तेमाल होगा। तो वो आइटम जो आइडेंटिफाई हो जाते हैं प्रोडक्ट के साथ, साइज के साथ, उनको हम डायरेक्ट मटेरियल कहते हैं। और वो आइटम जो जनरल पर्पज से होते हैं, जो आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि किस में लगेगा, उसको हम इनडायरेक्ट कहते हैं। तो ऑल मटेरियल इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट दैट आर नॉट अ डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल्स आर इंक्लूडेड एज पार्ट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड। हमने कहा कि हमने 3 ही कैटेगरीज बनाई हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रोडक्ट की कॉस्ट कैलकुलेट होगी इसमें डायरेक्ट मटेरियल, मैं वापस एक्सेल पे जा रहा हूँ, ये 3 पार्ट में मटेरियल को हमने कहा सिर्फ डायरेक्ट मटेरियल को अलग रिकॉर्ड करना है, डायरेक्ट मटेरियल। और जो इनडायरेक्ट मटेरियल है विच इज पार्ट ऑफ अदर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड।
तो डायरेक्ट मटेरियल को सेपरेट लेके हम एक अलग हेड दिया आपने, एंड इनडायरेक्ट मटेरियल को एक सिंगल हेड अदर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, इसको हम फैक्ट्री ओवरहेड भी कहते हैं। ज्यादातर FOH की टर्म यूज होती है, फैक्ट्री ओवरहेड। देन आ जाइए डायरेक्ट लेबर। तो लेबर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट लेबर से पहले एक और कंसेप्ट आपको क्लियर करना है कि प्रोडक्शन करते वक्त वो तमाम लोग जिनको हम पे करते हैं पर यूनिट या पर आवर की बेसिस पर या वेजेस की जिनको पे होते हैं वो लेबर है। जो परमानेंट एम्प्लॉइज हैं जिनको सैलरीज मिल रही है, फिक्स सैलरी जिसको मिलती है, उसको हम लेबर नहीं कहते, वो सैलरीज एक्सपेंस है और सैलरी इज अ पार्ट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड। तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ लेबर में उसको आप लेंगे जिसको आप पर पीस, पर यूनिट, पर आवर पेमेंट करते हो, यानी जो वेरी करती हो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन के साथ। जितनी ज्यादा प्रोडक्शन होगी उतना ज्यादा लेबर यूज होगी, जितनी कम प्रोडक्शन होगी उतने कम लेबर यूज होगी, उसको हम लेबर कहेंगे। अगर आप सैलरी दे रहे हैं तो प्रोडक्शन 0 हो जाए या प्रोडक्शन 50,000 यूनिट हो या प्रोडक्शन 25,000 यूनिट हो, सैलरीड एम्प्लॉय को फिक्स सैलरी मिल रही होती है जो प्रोडक्शन के साथ वेरी नहीं करती, तो उसको हम डायरेक्ट लेबर या लेबर नहीं कहते। लेबर वही होगी जो वेरी करेगी। तो all labor directly involved in the production of a finished product that can be easily traced to the product। वही बात आ गई कि जिस कॉस्ट को आप प्रोडक्ट के साथ डायरेक्ट रिलेट कर सकते हैं वो डायरेक्ट कॉस्ट है, उससे हम डायरेक्ट कहते हैं। ट्रेस टू द प्रोडक्ट एंड दैट रिप्रेजेंट्स अ मेजर लेबर कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग दैट प्रोडक्ट। द वर्क ऑफ मशीन ऑपरेटर्स इन अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वुड बी कंसीडर्ड डायरेक्ट लेबर। तो अगर किसी फैक्ट्री में प्रोडक्शन हो रही है और मशीनों पर मशीन ऑपरेटर्स मौजूद हैं तो डायरेक्ट प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो डायरेक्ट उस प्रोडक्ट को बना रहे हैं, लेकिन वहां पर कुछ सुपरवाइजरी स्टाफ भी होता है। और अगर वो सुपरवाइजर जो है वो भी पर आवर, पर पीस या प्रोडक्शन के हिसाब से उसको पेमेंट हो रही है, तो वो डायरेक्ट नहीं है क्योंकि वो डायरेक्टली वर्क नहीं कर रहा है। अगर 4 प्रोडक्ट पर काम हो रहा होगा तो सुपरवाइजर चारों को सुपरवाइज कर रहा होगा। या समटाइम कुछ लेबर होती है लोडर टाइप की जो सामान इधर से उधर पहुंचा रहे होते हैं। तो इस टाइप के तमाम वर्कर्स जिनको डेली वेजेस पे आपने रखा हुआ है, जिनको हम पर आवर पे कर रहे हैं, वो तमाम के तमाम अगर डायरेक्ट प्रोडक्ट पर काम नहीं कर रहे हैं तो उसे हम इनडायरेक्ट लेबर कहेंगे, क्योंकि वो सबको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर 4 प्रोडक्ट हैं तो चारों को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन डायरेक्ट लेबर को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी लेबर किस प्रोडक्ट पर वर्क कर रही है, तो उसे हम डायरेक्ट लेबर कहते हैं। And indirect labor, all labor involved in the production of a product that is not considered direct labor. So indirect labor is included as part of factory overhead. अब हम फिर आ जाते हैं इस पर, ये जो मैंने लेबर लिखा था एक्चुअली, इसमें जो सेकंड हेड है वो डायरेक्ट लेबर है। एंड इनडायरेक्ट लेबर को आप फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट बनाएंगे। इनडायरेक्ट लेबर इज अ पार्ट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड या अदर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। अब देखिए कि हमने टोटल 3 कैटेगरीज ही रखी हैं प्रोडक्ट के लिए। प्रोडक्ट की कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड अदर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। तो मटेरियल और लेबर के अलावा ऑल एक्सपेंसेस इन द फैक्ट्री, ऑल एक्सपेंसेस इन द फैक्ट्री जो है वो अदर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस का पार्ट हो गए। जैसे मैं कुछ एग्जांपल लिख देता हूँ, आगे से आएगा। सैलरीज है, इंश्योरेंस है, रेंट, हीट, लाइट एंड पावर या डेप्रिसिएशन। तो ऑल एक्सपेंसेस जो हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी पढ़े, अगर वो फैक्ट्री के अंदर हो रहे हैं प्रोडक्शन के साथ, जहाँ प्रोडक्शन होती है, तो वो सारे के सारे फैक्ट्री ओवरहेड कहलाएंगे। और यही खर्चे अगर फैक्ट्री के बाहर होंगे तो ये सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कहलाते हैं। और उसके लिए यानी वो सारे खर्चे अगर यहाँ पर होते हैं इस एरिया में तो ये सारे के सारे फैक्ट्री ओवरहेड है, लेकिन यही सारे खर्चे अगर यहाँ होंगे तो फिर वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं जो आप इनकम स्टेटमेंट आपने बनाया। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करने के बाद ग्रॉस प्रॉफिट आता है। तो ग्रॉस प्रॉफिट से जब आप एक्सपेंसेस माइनस कर रहे हैं वो ये वाले एक्सपेंसेस,
लेकिन यही सारे खर्चे जब फैक्ट्री में होंगे तो ये कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड का पार्ट है, यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का पार्ट है। ये इनडायरेक्ट लेबर हो गया। देन हम आगे जाते हैं फैक्ट्री ओवरहेड। तो दिस ऑल इंक्लूसिव कॉस्ट पूल इज यूज्ड टू accumulate indirect materials, indirect labor and all other indirect manufacturing cost which cannot be directly identified। बार बार जो आपका फोकस है वो ये होना चाहिए कि वो खर्चा जिसको आप डायरेक्टली आइडेंटिफाई ना कर सकें प्रोडक्ट के साथ, वो सारा का सारा खर्चा अदर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड या फैक्ट्री ओवरहेड कहलाता है। और जिस खर्चे को आप प्रोडक्ट के साथ डायरेक्ट रिलेट कर सकें कौन से आइटम में यूज हो रहा है, तो उसे हम डायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं। डायरेक्ट कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल भी है, डायरेक्ट लेबर भी है और सम टाइम डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी होते हैं। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस है जो फैक्ट्री ओवरहेड के कुछ ऐसे एक्सपेंसेस, वेरिएबल एक्सपेंसेस कि जो प्रोडक्शन करते वक्त आप आइडेंटिफाई कर लें कि इसी प्रोडक्ट से रिलेट करता है, तो वो भी डायरेक्ट एक्सपेंस है। मिसाल यहाँ दी हुई है, बिसाइड्स इनडायरेक्ट मटेरियल इनडायरेक्ट लेबर, रेंट है, लाइट है, हीट एंड फॉर द फैक्ट्री है, डेप्रिसिएशन है। मैंने कुछ एग्जांपल्स अभी एक्सेल पर लिखी थी। और पर्पस क्या है इसको सेपरेट रिकॉर्ड करने का, क्योंकि आपको इन तमाम एक्सपेंसेस का पता नहीं है कि किस प्रोडक्ट में कितना ये यूज होने वाला है, तो इसलिए इसको आपने अलग रिकॉर्ड किया है। और फिर बाद में हम इसको एक फार्मूले के जरिए और कैलकुलेशंस के जरिए इनिशियल स्टेज पर कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बनाते वक्त ये बात क्लियर नहीं होती है, लेकिन जब आप जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग या प्रोसेस स्पेशली जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग करते हैं तो उस वक्त आपको अंदाजा होता है कि ये अलग अलग जो रिकॉर्ड किया था इसको हम किस तरह से प्रोडक्ट की कॉस्ट में डिस्ट्रीब्यूट करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक यूनिवर्सिटी है और यूनिवर्सिटी में बीबीए और एमबीए की क्लासेस हो रही हैं, तो बीबीए के स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं या बीबीए ने ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है। अगर टोटल लेट्स से कि 3000 स्टूडेंट है, 3000 में से 2000 स्टूडेंट्स बीबीए के हैं और 1000 स्टूडेंट्स जो है वो एमबीए के हैं, और वो बिल्डिंग अगर रेंट पर है तो रेंट थोड़ी जानता है कि ये बीबीए के कितने स्टूडेंट्स हैं या एमबीए के स्टूडेंट हैं। तो रेंट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें बीबीए में, अगर मैं बीबीए की कॉस्ट कैलकुलेट करने जाऊँ और एमबीए की कॉस्ट कैलकुलेट करने जाऊँ तो मैं कैसे रेंट को डिस्ट्रीब्यूट करूँ बीबीए और एमबीए में, इक्वल तो नहीं हो सकता क्योंकि क्वांटिटी डिफरेंट है। तो इसलिए हम इसको पहले अलग रिकॉर्ड करते हैं और किसी फार्मूला की बेस पर उसे प्रोडक्ट की कॉस्ट में मैंने यूज करते हैं। मैंने एक सर्विस बिजनेस की एग्जांपल दे दी। मैं अब बात कर लेता हूँ कि अगर आप एलईडी बना रहे हैं और एलईडी 40 इंच की भी है और 21 इंच की भी है, तो क्या दोनों एलईडी की कॉस्ट सेम होगी? जाहिर है दोनों की कॉस्ट सेम नहीं हो सकती। 42 की कॉस्ट ज्यादा होगी, 21 की कम होगी। तो मटेरियल और लेबर तो आपको पता था, फैक्ट्री में से रेंट, इंश्योरेंस, ये सारे खर्चे किस में कितने आप रिकॉर्ड करें, चार्ज करें, क्योंकि हर खर्चे को प्रोडक्ट में जाना है। तो वो उसके लिए हमें जरूरत होती है कि हम इसको अलहदा सेपरेट रिकॉर्ड करें। बहुत सारी अनयूजुअल एग्जांपल देता हूँ। तो यहाँ भी अदर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस की मिसाल दे रहा हूँ कि एक तकरीब हो रही है और उसमें लोग आ रहे हैं, तो जिनको मैं आइडेंटिफाई करता जा रहा हूँ कि हाँ इसको मैं जानता हूँ, मैंने बुलाया था, उसको मैं डायरेक्ट तकरीब में अलाउ कर रहा हूँ, और जिसको मैं पहचान नहीं पाया उसको मैं एक सेपरेट कमरे में रखता जा रहा हूँ। और वो सेपरेट कमरे में बाद में मैं फिर उनको पहचान कर वापस जाना, उन्होंने भी वही है, उसी जगह उसी तकरीब में, यानी उसे भी प्रोडक्ट का पार्ट बनना है। तमाम एक्सपेंसेस जो फैक्ट्री में हो रहे हैं प्रोडक्ट का पार्ट बनने वाले हैं। वो डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर मुझे पता है किस किस आइटम पर यूज हुई है, फैक्ट्री ओवरहेड का नहीं पता है। तो पहले मैं इसको अलग रिकॉर्ड करता हूँ, फिर बाद में डिसाइड करता हूँ क्वांटिटी की बेस पर या लेबर कॉस्ट की बेस पर, वो बेसिस में डिस्कस करूंगा आपसे। और उसके बाद मैंने प्रोडक्ट की कॉस्ट में डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि अगर दोनों आइटम जो अभी मैंने एग्जांपल दी थी एलईडी की 42 इंच और 21 इंच, तो अगर 1 लाख रुपए के आपके रेंट है तो 50,000 दोनों में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, क्योंकि दोनों की कॉस्ट सेम नहीं होती। तो किस तरह से होगा उसके लिए हम एक फार्मूला डिजाइन करते हैं, फार्मूले को मैं डिस्कस करूंगा बाद में। अभी फिलहाल में एक्चुअल पर जा रहे हैं। फैक्ट्री ओवरहेड। अब फैक्ट्री ओवरहेड से पहले आपने लिखा डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर, ये दोनों के दोनों वेरिएबल कॉस्ट है। अभी आगे मैं डिस्कस भी करूंगा। पूरी जो अकाउंटिंग आपने आज शुरू की, कॉस्ट अकाउंटिंग, पूरा सिलेबस आपका
कोई भी कर रहे हो, जावा ऑर्डर प्रोसेस, हर जगह हम यही वर्ड यूज कर रहे होंगे। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट। इसके अलावा हर क्वेश्चन में यही आ रहा होगा, हर टॉपिक में हम इनको बार बार रिपीट कर रहे होंगे, तो बिल्कुल एक जैसा होता है, एक दफा क्लियर हो जाए। वैसे तो माशाल्लाह हम इस दफा जो हमारे पास बैच है उसमें स्टूडेंट्स ने कहा कि ज्यादातर ने कि कुछ ना कुछ पढ़ा हुआ है उन्होंने, किसी ने ज्यादा पढ़ा हुआ होगा, किसी ने कम पढ़ा हुआ होगा। अब हम डिस्ट्रीब्यूट, वही आ गया डेफिनेशन वेरिएबल कॉस्ट की एंड फिक्स कॉस्ट की। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको बहुत ध्यान में रखना है आपने। वेरिएबल कॉस्ट आर दोज इन विच द टोटल कॉस्ट चेंजेस इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू चेंजेस इन वॉल्यूम और आउटपुट। एंड वेरिएबल कॉस्ट जरूरी नहीं कि फैक्ट्री में हो, वेरिएबल कॉस्ट जो है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी होती है, वो भी डिस्कस करके जाऊंगा साथ साथ। विद इन द रेलिवेंट रेंज, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, रेलिवेंट रेंज पर बहुत फोकस करना है अपने। while the unit cost remains constant. For example, if variable cost for direct material are 100 per unit of output, each time output increase by 1 unit, the variable cost for direct material will increase by 100. तो इसको अगर हम थोड़ा सा इस तरह से देखें, एक्स और वाई की फॉर्म है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, तो यहाँ पर आपकी होती है कॉस्ट, सॉरी यहाँ होती है क्वांटिटी एक्स एक्सिस पे, एंड वाई पर होती है कॉस्ट। एंड वेरिएबल कॉस्ट जो है वो इस तरह से ड्रॉ होती है कि आप कोई यूनिट नहीं बनाएंगे तो कोई कॉस्ट नहीं है, 100 यूनिट्स हैं या 200 यूनिट्स, तो जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं आपकी टोटल कॉस्ट बढ़ रही है, टोटल कॉस्ट बढ़ती जा रही है, तो इट इज वेरिएबल कॉस्ट। वो कॉस्ट जो वेरी करती है वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन के साथ। तो ये वेरिएबल कॉस्ट सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग में नहीं होती, अगर आपका ट्रेडिंग बिजनेस है तो जो आपका कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो भी वेरिएबल कॉस्ट है। फॉर एग्जांपल, एक किताब आपने खरीदी 500 रुपए की, 2 खरीदेंगे तो 1000 लगेंगे, 3 खरीदेंगे तो 1500 लगेंगे, 4 खरीदेंगे तो 2000। तो जैसे ही एक किताब ज्यादा खरीदते हैं, पर यूनिट कॉस्ट सेम है, टोटल में वेरी कर रही है। नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम होती है, इन टोटल इंक्रीज होती है। एंड रेलिवेंट रेंज का मतलब यही है कि अगर मैं बल्क में खरीदूं तो शायद कोई डिस्काउंट मिल जाए, समटाइम डिस्काउंट्स आ जाते हैं, कॉस्ट वेरी कर जाती है। लेकिन प्लानिंग में अगर आपको याद हो, मुझे नहीं पता स्टैटिस्टिक्स आपने पढ़ी या नहीं पढ़ी, तो जब हम रिग्रेशन लाइन बनाते हैं, स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि वो सारे वैल्यूज जो है वो एक ही लाइन पर हैं, वो आपस में थोड़ा थोड़ा वेरी करते हैं, लेकिन हम स्मूथली अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एक स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं। तो रिग्रेशन लाइन में भी इस तरह से बहुत सारे डॉट बने होते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, हम उसके बीच में एक स्मूथ लाइन खींच लेते हैं और कहते हैं ये स्ट्रेट लाइन है। तो अजम्पशन ये है, जिससे हम इकोनॉमिक्स में अजम्पशन लेते हैं बहुत सारी। तो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम होगी, इन टोटल वेरी करेगी। जबकि फिक्स कॉस्ट आर दोज इन विच टोटल फिक्स कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट ओवर अ रेलिवेंट रेंज ऑफ आउटपुट। अगेन रेलिवेंट रेंज, ये भी एक्सप्लेन करता हूं। while the fixed cost per unit varies with output, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि ये टोटल में सेम होती है, पर यूनिट वेरी करती है। बियॉन्ड द रेलिवेंट रेंज ऑफ आउटपुट फिक्स कॉस्ट विल वेरी, लेकिन अगर रेलिवेंट रेंज से एक्सीड करेंगे तो देन ये वेरी कर जाएगी। तो मिसाल के तौर पर एक फैक्ट्री है और फैक्ट्री में 100 मशीन्स लगी हुई हैं और फैक्ट्री का रेंट है 1 लाख। तो अगर आप 50,000 यूनिट बनाएंगे तो पर यूनिट कॉस्ट आएगी 2 रुपीज, और अगर आप 25,000 यूनिट बनाते हैं तो आपकी कॉस्ट आ जाएगी 4 रुपीज। तो या अगर आप 1 लाख यूनिट बनाते हैं तो आपकी पर जो कॉस्ट है वो 1 रुपी है। रेंट की बात कर रहा हूँ, सिर्फ कॉस्ट में तो बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, लेकिन रेंट फिक्स है। तो जितनी ज्यादा पोर्शन करेंगे उतना ही पर यूनिट कॉस्ट जो है वो आपका कम होता जाएगा। तो जो कंट्रोल होता है मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, जो प्लानिंग होती है, प्लानिंग में वेरिएबल कॉस्ट का इतना इम्पैक्ट नहीं होता जितना इम्पैक्ट कॉस्ट कटिंग में एंड वो ऑप्टिमल लेवल लाने में फिक्स कॉस्ट एलिमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। डिसीजन मेकिंग में फिक्स कॉस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। और याद रखिए
कि हमेशा फिक्स कॉस्ट पर यूनिट जो है वो चेंज होगी, वेरी करेगी, बट इन टोटल सेम होगी। तो रेलिवेंट रेंज से क्या मुराद है कि वो जो 100 मशीन्स हैं, अगर मैं 100 की जगह 150 मशीन्स लगाने चला जाऊं तो फिर मेरी फीस कॉस्ट ही बढ़ जाएगी। एक क्लासरूम है, 50 स्टूडेंट उसमें आते हैं, तो 50 स्टूडेंट की जो कॉस्ट आ रही है, वहाँ एसी चल रहा होगा, इलेक्ट्रिसिटी और टीचर खड़ा हुआ है। लेकिन अगर स्टूडेंट 50 से जगह लेट से 150 हो जाए तो सम टाइम में तो 2 सेक्शन बनाने पड़ेंगे, बीइंग अ टीचर 2 सेक्शन बन जाते हैं, या फिर कमरे का साइज बड़ा करना होगा, तो हर सूरत में फिक्स कॉस्ट चेंज हो जाएगी। तो ये जो आगे लिखा है ना कि बियॉन्ड द रेलिवेंट रेंज ऑफ आउटपुट फिक्स कॉस्ट विल रिमेन विल वेरी, ये इस हवाले से है। अब क्योंकि आप प्लानिंग करते हैं प्रोडक्शन की, नेक्स्ट ईयर की, 4 साल की, 5 साल की या 1 साल की, तो आप पहले से एस्टिमेट करते हैं, उसकी बेसिस पर हम फिक्स कॉस्ट को अज्यूम करते हैं कि ये हमारी ये रेंज है, ये हमारा मार्केट शेयर है, ये हमारी सेल्स की पोजीशन है, इसके हिसाब से प्रोडक्शन करनी है। बेशक आपकी कैपेसिटी ज्यादा हो, लेकिन प्लानिंग जो है वो आप अपने ऑर्डर्स और सारी चीजें देखकर करते हैं। ये मैं आगे वही भी डिस्कस करूंगा कैपेसिटी के हवाले से। मैं एक छोटी सी एग्जांपल लेता हूँ कि एक रूम है, उस रूम में जो है मैं घर में ट्यूशन सेंटर खोला हुआ हो मैंने, अगर अब नहीं है ऐसा, कभी 2000 तक मैं ये करता था, घर में ट्यूशन पढ़ाता था, अब सेहत इजाज़त नहीं देती और बिजी रहता हूँ। तो मेरे रूम में जो है वो टोटल एक टाइम में 16 स्टूडेंट्स को मैं बिठाकर पढ़ा सकता हूँ, समझिएगा मेरी बात को। लेकिन मैंने ये देखा कि हर सेमेस्टर में ज़्यादा से ज़्यादा 12 स्टूडेंट्स होते हैं मेरे पास, तो मेरी मैक्सिमम कैपेसिटी तो 16 स्टूडेंट्स की है। बट चूंकि हिस्ट्री ऐसी होती है कि 12 से ज़्यादा नहीं होते, तो मैं सारी प्लानिंग जो है 12 पर करूँगा। अब 12 स्टूडेंट्स के साथ मैं जा रहा हूँ और मैं चार्ज कर रहा हूँ हर स्टूडेंट से लेट से 2000 रुपीज़ फॉर एग्जाम्पल। और मेरे पास एक स्टूडेंट और आ जाता है अचानक, और वो कहता है कि मुझे भी आप अपने साथ मुझे भी पढ़ा लें, लेकिन मैं 2000 नहीं दे सकता, मैं आपको 1000 दूंगा। तो मैं क्या करूंगा, वो कहूंगा आ जाइए, क्योंकि मैं 12 को पढ़ा ही रहा हूँ, तो मेरी फिक्स कॉस्ट 12 एब्जॉर्ब कर रहे हैं। जैसे ही मैं उसको बिठाने वाला हूँ, तो वो 1000 मेरा पास मेरा प्रॉफिट है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो ऑलरेडी 12 ने कंज्यूम कर लिया। तो यही कंसेप्ट होता है फिक्स कॉस्ट का। एक बस है, पिकनिक पे जाना है, 10 स्टूडेंट हैं, बस में 20 सीटें मौजूद हैं, और 20,000 रुपये बस वाले को देने हैं, तो पर स्टूडेंट 2000 रुपये देने होंगे। लेकिन अगर आप 20 स्टूडेंट जाएंगे तो 1000 देना होगा। तो ये डिपेंड करता है, लेकिन 20 से ज्यादा स्टूडेंट होंगे तो एक और बस लानी पड़ेगी, तो कॉस्ट बढ़ गई। तो ये कंसेप्ट है कि जैसे ही हम अपनी फुल कैपेसिटी पर काम करते हैं, तो हमारी यूनिट कॉस्ट कम हो जाती है, और यूनिट कॉस्ट कम होने का मतलब है प्रॉफिट में इजाफा होना। तो बहुत ये वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट का एक कॉम्बिनेशन होता है प्रोडक्ट की कॉस्ट में। डायरेक्ट मटेरियल वेरिएबल कॉस्ट है, डायरेक्ट लेबर वेरिएबल कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट जो है उसके 3 पार्ट हैं। उसमें वेरिएबल कॉस्ट भी मौजूद, फैक्ट्री ओवरहेड में वेरिएबल कॉस्ट भी होती है, फैक्ट्री ओवरहेड में फिक्स कॉस्ट भी होती है, और फैक्ट्री ओवरहेड में मिक्स कॉस्ट भी होती है। तो यहाँ हम फिक्स कॉस्ट की बात कर रहे थे, ये सारी की सारी फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट है। तो की कंसेप्ट यहाँ आ गए, टोटल वेरिएबल कॉस्ट चेंज इन प्रोपोर्शन टू चेंज इन वॉल्यूम, टोटल में चेंज आता है, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट व्हेन वॉल्यूम चेंज, but total fixed cost remain constant when volume change, and per unit fixed cost either increase or decrease when volume decreases or increases। अगर मैं इसको दोबारा से ओपन कर लूं, तो आप देखिए ये पार्ट मैंने लिया, अगर ये लाइन इस तरह से ड्रॉ हो रही है, तो ये वेरिएबल कॉस्ट की लाइन है। इस तरह की बहुत सारे इकोनॉमिक्स में हम पढ़ रहे होते हैं, इकोनॉमिक्स इज द मदर ऑफ ऑल कोर्सेज, और खासकर कॉस्ट अकाउंटिंग में तो जो प्रोडक्शन लेवल और दूसरी चीजें होती हैं। और अगर मैं इसको इस तरह से ड्रा करूं, तो ये फिक्स कॉस्ट है, क्योंकि जैसे जैसे आपकी क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती जा रही है, ये क्वांटिटी है यहाँ पर और यहाँ कॉस्ट है। तो आप एक यूनिट बनाए, 100 यूनिट बनाए, जितनी बनाए आपकी फिक्स कॉस्ट टोटल में सेम रहेगी, तो पर यूनिट वेरी करेगी। बट यहाँ क्या हो रहा है, पर यूनिट चूंकि सेम है तो टोटल में वेरी कर रही है, तो ये वेरिएबल कॉस्ट है, ये फिक्स कॉस्ट है। इसी तरह का ग्राफ मैं दोबारा ड्रॉ कर दूं इस तरह से, तो अब ये जो लाइन ड्रॉ होगी, ये आपकी टोटल कॉस्ट वाला है। तो आपने पढ़ा होगा मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, वो सारा इसी पर बेस करता है। ये टोटल कॉस्ट है। एंड इसी तरह से अगर टोटल कॉस्ट, ये आपकी टोटल कॉस्ट है,
इस पर मैं ये टोटल कॉस्ट, इसी पर मैं सेल को भी ड्रॉ कर दूं इस तरह से, ये सेल आ गई। तो ये आपका जो ग्राफ होता है, ये आगे चलकर हम देखेंगे, इसको बनाना नहीं है। तो इसमें ये जो पॉइंट होता है इसका, ये पॉइंट जहाँ कॉस्ट और सेल दोनों बराबर हो जाए, इसको हम कहते हैं ब्रेक इवन। ब्रेक इवन हमें पढ़ना है आगे चलकर। नो प्रॉफिट नो लॉस पढ़े, इतने यूनिट की सेल पर इतनी क्वांटिटी अगर आप सेल करें तो नो प्रॉफिट नो लॉस है। ये एरिया लॉस का एरिया है और यहाँ प्रॉफिट का एरिया है। ये हम आगे पढ़ेंगे, वैसे ही ग्राफ बना रहा था तो डिस्कस कर लिया मैंने। अभी फिलहाल फोकस करें वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट। एंड इसी तरह से मैंने बात की, कुछ कॉस्ट मिक्स्ड कॉस्ट होती है, यानी आपको पता नहीं होता कि इसमें फिक्स कितना है और वेरिएबल कितना है। तो डिसीजन मेकिंग पर्पज से मैं आगे की बात कर रहा हूँ, डिसीजन मेकिंग पर्पज से हमें उसको भी सेपरेट करना होता है कि इसमें से वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट को अलग करें। मिसाल के तौर पर अगर टेलीफोन का बिल देखें तो उसमें लाइन रेंट फिक्स होता है, तो जितनी ज्यादा आप कॉल करें वो आपकी वेरी करती है, तो टोटल बिल जो है वो मिक्स कॉस्ट है। अक्सर फैक्ट्रीज ने आज के दौर में आउटसोर्स कर दिया है ट्रांसपोर्टेशन को, बजाय इसके कि उनकी अपनी ट्रक्स हों, अपनी सुजुकियां हों, उन्होंने आउटसोर्स कर दिया। तो अगर आउटसोर्स कर दिया है तो जिससे आप ने कॉन्ट्रैक्ट किया है, उस कॉन्ट्रैक्ट को पर मंथ एक फिक्स अमाउंट आप पे कर रहे होते हैं और गाड़ियां आप यूज कर रहे हैं। तो जब आप गाड़ियां खुद यूज करते हैं तो उसकी मेंटेनेंस, उसका पेट्रोल आपने देना होता है। तो जाहिर है कि जो टोटल खर्चा होगा इन गाड़ियों के पर, ये इसमें कुछ पार्ट फिक्स है जो कि आप उसको रेंट की शक्ल में दे रहे हैं, और मेंटेनेंस पे जितना ज्यादा चलाएंगे उतना खर्चा होगा। तो रेंट का कार लेते हैं हम तकरीबात के लिए, तो एक सर्टेन अमाउंट उसको देनी होती है, फिर जितना आप चलाएं पेट्रोल आपका। तो ऐसे खर्चे जो इस टाइप के होते हैं उन्हें हम कहते हैं मिक्स्ड कॉस्ट, मिक्स्ड। एंड बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं, आपको वैसे कुछ को पता भी है कि जब हम मिक्स कॉस्ट को सेपरेट करने जाते हैं ना, कि इसमें से फिर वेरिएबल कौन सा है और फिक्स कौन सा है, तो आप यकीन कीजिए कि वो फार्मूला जो हम यूज करते हैं वो आपको आता है। पढ़ा है कभी? जी, चेंज करने वाला मैं याद दिला दूं, चलें। आपने कभी इक्वेशन ऑफ मिक्स, बता रहा हूँ, मिक्स कॉस्ट बेटा वो कॉस्ट है जिसका कुछ हिस्सा, पहले तो आपको जब तक ये नहीं पता होगा कि वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है। वेरिएबल कॉस्ट वेरी करती है वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन के साथ या यूजेज के साथ। अगर मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो जितने ज्यादा किलोमीटर चलाऊंगा उतना ही पेट्रोल खर्च होगा, ये क्या है, वेरिएबल कॉस्ट है। और वो जो गाड़ी में रेंट पर लेकर आया हूँ उसको महीने के 20,000 में पे कर रहा हूँ, तो ये तो फिक्स है ना। मैं गाड़ी घर ला के खड़ी कर दूं और उसे ना चलाऊं, 1000 किलोमीटर चलाऊं या 500 किलोमीटर चलाऊं, 20,000 तो मैंने देना है, ये मेरी फिक्स कॉस्ट है। लेकिन चूंकि मैंने 1000 किलोमीटर चला दिया तो पेट्रोल भी खर्च हो गया 10,000 का, तो टोटल 30,000 मेरी कॉस्ट है। तो ये 30,000 की कॉस्ट को मैं मिक्स कॉस्ट कहता हूँ। क्या कहता हूँ? मिक्स कॉस्ट। एंड डिसीजन मेकिंग के लिए मुझे पता होना चाहिए कि इसमें मिक्स वेरिएबल कितना है और फिक्स कितना है। अभी मैंने एग्जांपल दी, टेलीफोन का बिल आ गया बस, लेट से 1,200 रुपए का टेलीफोन का बिल है, हाँ, टोटल कॉस्ट मिक्स कॉस्ट है। इसी तरह जब प्रोडक्ट बन जाती है, चलिए और आसान बताता हूँ। एक प्रोडक्ट आपने बनाई, लेट से कि टीवी सेट आपने बनाया, उसकी कॉस्ट आपकी है टीवी सेट की 10,000। तो उसमें डायरेक्ट मटेरियल भी लगा है, उसमें डायरेक्ट लेबर भी है, उसमें फैक्ट्री का हिस्सा भी डाला है। तो ये जो टोटल कॉस्ट है उस टीवी की, ये मिक्स है। टोटल कॉस्ट क्या है? मिक्स कॉस्ट है। उसमें वेरिएबल कॉस्ट भी शामिल है और फिक्स कॉस्ट भी शामिल है। अब इन दोनों को अलहदा करने की टेक्निक आगे हम पढ़ेंगे। वैसे ही मैं याद दिला रहा हूँ कि कभी आपने इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ी होगी, y इक्वल्स टू mx प्लस सी। तो m इज अ वेरिएबल कॉस्ट एंड c इज कांस्टेंट यानी फिक्स कॉस्ट। इसी तरह हम पढ़ते हैं रिग्रेशन है y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। तो a इज फिक्स कॉस्ट एंड b इज वेरिएबल कॉस्ट। तो रेट ऑफ चेंज वेरिएबल कॉस्ट है ना, जितना x यानी यूनिट जितने चेंज करते जाए कॉस्ट बढ़ती जाएगी, पर यूनिट सेम है। कभी आपने मुझे नहीं पता कि आपने डेरिवेटिव्स पढ़े हो, तो डेरिवेटिव से मिनिमम मैक्सिमम कैलकुलेट करते हैं तो वहां भी वो सारा फंक्शंस गिवन होते हैं और हम फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं तो वो चेंज को निकाल रहा होता है। तो वहां भी जो एक्स के साथ वैल्यूज होती हैं वो वेरिएबल होती हैं और जो कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं वो सेम होती हैं। इसीलिए जब हम चेंज कैलकुलेट करने जाते हैं तो वेरिएबल कॉस्ट को जो एक्स के साथ नहीं होता तो डेरिवेटिव में वो जीरो होता है। बहरहाल नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं, यहाँ के पॉइंट ऑफ व्यू से समझिए कि वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट क्या होती है।
तो जो प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट है वो एक्चुअली उसमें वेरिएबल भी शामिल है और फिक्स भी शामिल है। अब मैं आता हूँ, मैंने कहा था फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करते हैं, उसमें भी वेरिएबल कॉस्ट, अगर आपने अपने सेल्स पर कमीशन दिया हुआ है, बहुत सारे बिजनेस ऐसे हैं सेल पर्सन्स को कमीशन देते हैं, तो कमीशन क्या है, वेरिएबल कॉस्ट है, क्योंकि जितनी ज्यादा सेल होगी उतना कमीशन ज्यादा देना होगा। अगर हमने कहा कि हम 2% कमीशन देते हैं सेल पर, तो अगर 1 लाख की सेल है तो उसका 2%, अगर 20 लाख की सेल है तो उसका 2%, तो ये वैरी कर रही है किसके साथ, सेल के साथ। तो जो चीज वैरी करती है वो वेरिएबल है, और जो फिक्स है, सैलरी मैं दे रहा हूँ तो सैलरी फिक्स है तो फिक्स कॉस्ट है। देन हमने पीरियड चार्ज टू इनकम, ये सारी कॉस्ट के हवाले से डिफरेंट एंगल से हम कॉस्ट डिस्कस कर रहे हैं, ये बार बार रिपीट होगी कॉस्ट आपकी। तो पीरियड चार्ज टू इनकम कॉस्ट में आल्सो बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ व्हेन दे आर टू बी चार्ज अगेंस्ट रेवेन्यू। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम पढ़ते हैं ना, अक्रूवल बेसिस एंड मैचिंग प्रिंसिपल के रेवेन्यूज और कॉस्ट को मैच करें तो एक ही पीरियड के होने चाहिए। तो यहाँ भी जो कॉस्ट है आपकी, वो जब रेवेन्यू के साथ मैच होती है तो उसकी बेसिस पर भी हम जो है वो डिसाइड करते हैं। तो सम कॉस्ट आर फर्स्ट रिकॉर्डेड एज एन एसेट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, एंड देन एक्सपेंस चार्ज एज एन एक्सपेंस एज दे आर यूज्ड और एक्सपायर। तो अगर आपको याद हो, अभी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम पढ़ेंगे, आप जब बिल्डिंग खरीद लेते हैं तो उसको हम बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हैं, एसेट कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, फिर हर साल उसको डेप्रिसिएट करते हैं, यानी चार्ज करते हैं एज एन एक्सपेंस। ऑफिस सप्लाईज आप खरीद लेते हैं, ऑफिस सप्लाईज खरीद के रखी हुई है, एसेट है, और जब वो इस्तेमाल होती है तो एक्सपेंस बन जाता है। तो एज दे आर यूज्ड और एक्सपायर, एडवांस इंश्योरेंस पे कर दिया, प्रीपेड इंश्योरेंस एसेट है, फिर उसको जैसे जो यूज हो गया उसको हम एक्सपायर करते हैं तो हम एंट्री बनाते हैं, रेंट एक्सपेंस डेबिट, प्रीपेड रेंट क्रेडिट। तो क्या हुआ, वो एक्सपेंस में चार्ज हो रहा है। तो पीरियड से मुराद ये है कि वो जितनी भी कॉस्ट है, अगर वो रेवेन्यूज यानी इनकम स्टेटमेंट में चली जाएगी तो वो उस पर्टिकुलर पीरियड की कॉस्ट होगी, और अगर वो कॉस्ट बैलेंस शीट में रिकॉर्ड हो रही है तो वो फिर एक से ज्यादा पीरियड में जाती है। जैसे मैंने अभी मिसाल दी बिल्डिंग की, अगर बिल्डिंग की लाइफ 50 साल है तो उसकी कॉस्ट को बैलेंस शीट में एसेट रिकॉर्ड किया, और वो 50 ईयर्स में वो कास्ट जो है एक्सपेंस होगी। लेकिन अगर आपने सप्लाईज खरीदी हुई हैं और वो इस्तेमाल हो गई एक ही पीरियड में, तो वो उसी पीरियड की कॉस्ट। नेक्स्ट, नाउ प्रोडक्ट कॉस्ट, these are cost directly and indirectly identifiable with product, they are direct material, डायरेक्ट लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड। तो हमेशा याद रखिए जब भी प्रोडक्ट कॉस्ट की बात करेंगे तो प्रोडक्ट की कॉस्ट में 3 आइटम है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड। इन तीन के कॉम्बिनेशन से एक आइटम प्रोड्यूस होता है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो ये प्रोडक्ट कॉस्ट है। दीज कॉस्ट प्रोवाइड नो बेनिफिट, इसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा जब तक कि वो प्रोडक्ट सेल ना हो जाए। तो प्रोडक्शन करके रखते जाने से कोई फायदा नहीं है जब तक उसकी सेल ना हो। तो जब वो सेल होती है तो फिर कॉस्ट एंड रेवेन्यू का जो डिफरेंस है वो प्रॉफिट होता है। व्हेन द प्रोडक्ट्स आर सोल्ड द टोटल प्रोडक्ट कॉस्ट आर रिकॉर्डेड एज एन एक्सपेंस, फिर वो कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी एक्सपेंस बन जाता है, और उसको हम कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहते हैं। जब तक वो सेल नहीं हो रहा बैलेंस शीट में एसेट रिकॉर्ड होगा, और उससे कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा, बस मौजूद है हमारे पास सामान। देन पीरियड कॉस्ट क्या होती है, दोज कॉस्ट नाइदर डायरेक्टली नॉर इनडायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट का पार्ट नहीं है, यानी हमें फैक्ट्री के बाहर आ गया, वो जो शुरू में मैंने 2 दायरे बनाए थे तो ये अब आउटर दायरे पर आ गए। द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल एंड पीरियड कॉस्ट आर चार्ज ऑफ इमीडिएटली। यहाँ समझ लीजिए मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाला बात कर रहा हूँ कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो ग्रॉस प्रॉफिट के बाद आप एक्सपेंसेस लेते हैं उन एक्सपेंसेस की बात हो रही है, और ये एक्सपेंसेस हर साल उसी साल के इनकम स्टेटमेंट का पार्ट बनते हैं और हम क्लोज करके आगे बढ़ते हैं। तो पीरियड कॉस्ट आर चार्ज ऑफ इमीडिएटली, प्रोडक्ट कॉस्ट इमीडिएटली चार्ज नहीं होती है। प्रोडक्ट कॉस्ट में से जो प्रोडक्ट सेल हो जाती है वो एक्सपेंस आउट हो जाती है, और जो सेल होने से बच जाती है वो बैलेंस शीट में ही रह जाती है। जबकि पीरियड कॉस्ट जो होती है जिस पीरियड में होती है उसी पीरियड में तमाम कॉस्ट को एक्सपेंस में रिकॉर्ड करते हैं। मिसाल के तौर पर एन अकाउंटेंट सैलरी इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन ऑन अ सेल पर्सन्स कार मार्केटिंग एक्सपेंस है। अगर डेप्रिसिएशन प्रोडक्शन मैनेजर की कार का होता तो फैक्ट्री ओवरहेड होता है। यहाँ प्रोडक्शन मैनेजर नहीं है,
सेल पर्सन की कार का है जिसका पोटेशन से कोई ताल्लुक नहीं। इंटरेस्ट इनकर्ड ऑन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, कर्जा लिया हुआ है, इशू किए हुए बॉन्ड्स और उस पर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो ये भी आपके एक्सपेंस है, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस या इंटरेस्ट एक्सपेंसेस से आप कहते हैं। ये सारे इनकम स्टेटमेंट वाले या फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाले एक्सपेंस, तो ये पीरियड कॉस्ट कहलाती है। एंड डिसीजन मेकिंग में ये कुछ आएगा, इसको मैं बाद में डिस्कस करूंगा, आज मैं नहीं करना चाहता। अभी के हवाले से याद रखिएगा, ये जो कॉस्ट 3 लिखी हुई है, ये अगली क्लास में जब हम कर लेंगे उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा। तो अब ये सारा अब फोकस है हमारा सारा इस तरफ, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड अदर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। डायरेक्ट मटेरियल सारा का सारा वेरिएबल कॉस्ट है, डायरेक्ट लेबर वेरिएबल कॉस्ट है, फैक्ट्री ओवरहेड में कुछ वेरिएबल होता है, कुछ डायरेक्ट फिक्स्ड होता है और कुछ मिक्स्ड होता है। मिसाल के तौर पर इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट लेबर वेरिएबल कॉस्ट है क्योंकि ये प्रोडक्शन से रिलेट करता है। सैलरीज, इंश्योरेंस, रेंट, हीट, लाइट एंड पावर, ये सारी की सारी फिक्स कॉस्ट है, ये सारा का सारा फिक्स कॉस्ट है। सैलरीज है, इंश्योरेंस है, रेंट है। डेप्रिसिएशन डिपेंड करता है मेथड क्या है आपका। अगर स्ट्रेट लाइन मेथड है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है, सम ऑफ द डिजिट मेथड है, तो ये फिक्स कॉस्ट है। बट अगर प्रोडक्शन मेथड है, यूनिट आउटपुट मेथड है, वर्किंग आवर मेथड है, तो ये वेरिएबल हो जाएगा। अब मैंने हीट लाइन एंड पावर को फोकस कर लिया। हीट लाइन एंड पावर जो है वो जनरली मिक्स्ड कॉस्ट होती है। वो कैसे कि एक फैक्ट्री है, अगर फैक्ट्री में प्रोडक्शन नहीं भी हो रही है तब भी लाइट का, बिजली का बिल और गैस का बिल आ रहा होता है, क्योंकि वैसे भी तो यूज होती है ना लाइट। लेकिन जब प्रोडक्शन होगी तो बिजली ज्यादा खर्च होगी। अगर मैं ये पाकिस्तान स्टील मिल की बात नहीं कर रहा, स्टील मिल और भी है हमारे प्राइवेट सेक्टर में भी, तो अगर स्टील मिल जैसा कोई बिजनेस है तो आपको पता है कि वो हर वक्त हीटअप रहना चाहिए, प्रोडक्शन प्लांट जो है वो चलते रहना चाहिए। अगर उसको बंद करके दोबारा स्टार्ट करते हैं तो ज्यादा कॉस्ट आती है। तो प्रोडक्शन हो या नहीं हो, एक सर्टेन इलेक्ट्रिसिटी खर्च होगी। और आसान मिसाल देता हूँ, हर इलाके में तंदूर होते हैं रोटी लगाने वाले। तो अगर मैं गया रोटी लेने के लिए 10, मैंने कहा मुझे 10 रोटियां दे दें, तो क्या वो उस वक्त तंदूर जलाकर 10 रोटी लगाएगा, फिर तंदूर बंद कर देगा और फिर बैठा रहेगा कोई दूसरा ऑर्डर आने के लिए? तो रोटियां सेल हो रही हो नहीं हो रही हो, थोड़ी देर फ्री भी बैठा हुआ है, तब भी उसका तंदूर जलता रहता है, क्योंकि वो गर्म रहना जरूरी है। अगर वो ठंडा करके दोबारा उसको जलाता है तो गर्म करने में ज्यादा खर्चा होता है। तो वही कंसेप्ट है हीट लाइन एंड पावर का। तो ये मिस कॉस्ट हो सकती है, कुछ पार्ट इसका फिक्स है। यूनिवर्सिटी में क्लासेस जब चल रही होती है तो तमाम रूम्स ऑक्यूपाई होते हैं, उसमें 2-2 एसी लगे होते हैं या एक एसी लगा होता है। और जब वो क्लासें ऑफ हो जाती हैं तो स्टाफ तो शाम तक है, तो उसके बाद भी तो यूज हो रहा है ना, जहाँ स्टाफ बैठा हुआ है, जहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, एडमिशन डिपार्टमेंट है, बाकी लोग बैठे हुए हैं, तो एक सर्टेन बिजली तो खर्च होनी है। लेकिन जब क्लासेस शुरू होती हैं तो वो डबल हो जाती हैं। तो जो बिल आएगा वो मिक्स है, यानी प्रोडक्शन के साथ भी रिलेट कर रहा है और उसके बगैर भी है। तो आई होप कि अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा आपको। एक तो ये अच्छा, ये आपके ये मैसेजेस आते रहते हैं, आपको ही मिलते होंगे। बहरहाल तो आइडिया हो गया आपको। अब हमने इसी में बात की थी डायरेक्ट कॉस्ट की। तो डायरेक्ट कॉस्ट को हम कहते हैं प्राइम कॉस्ट। कभी कभी कुछ डेफिनेशन आ जाती है या डाटा देते हैं कि प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट करें, तो डायरेक्ट मटेरियल हमें शॉर्ट में लिख रहा हूँ एंड डायरेक्ट लेबर आर द प्राइम कॉस्ट। अगर मैं डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर को ऐड कर लूँ तो इसको हम कहते हैं प्राइम कॉस्ट। इसके बाद पूछता है आपसे कन्वर्जन कॉस्ट। तो कन्वर्जन कॉस्ट में हम कवर करते हैं डायरेक्ट लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड। रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में, जी डायरेक्ट जी मटेरियल एंड लेबर वेरिएबल कॉस्ट है, बिल्कुल सही है। क्योंकि मटेरियल तो प्रोडक्शन होगी तो मटेरियल ज्यादा यूज होगा, कम प्रोडक्शन होगी तो कम मटेरियल यूज होगा। इसी तरह लेबर है, हमने पहले ही बात की थी कि लेबर जो है वो पर हेड पर यूनिट काम करती है। तो जब हम उसको पर हेड पर यूनिट या पर आवर पेमेंट करेंगे तो जितना ज्यादा काम करेगा उतने ही पैसे बनेंगे उसके, जितना कम करेगा उतने
कम खर्चा होगा। तो मटेरियल आइदर डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, लेबर डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, वेरिएबल कॉस्ट है। तो डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड को हम कहते हैं कन्वर्जन कॉस्ट, बिकॉज मटेरियल को कन्वर्ट करने पर जो खर्चा हो रहा है फिनिश प्रोडक्ट शक्ल में, उसे हमने कन्वर्जन कॉस्ट का नाम दिया। इसके बाद आ जाइए प्रोडक्ट कॉस्ट। तो अगर आप तीनों को ऐड कर लें, यानी डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड, तो ये बन जाती है आपकी प्रोडक्ट कॉस्ट। इसी तरह से पीरियड कॉस्ट, तो वो तमाम कॉस्ट या एक्सपेंसेस जो फैक्ट्री से में नहीं होते, वो सारे के सारे पीरियड कॉस्ट है। फैक्ट्री के बाद सेलिंग, एडमिन एंड फाइनेंशियल expenses are the period cost. व्हाट्सएप का यही प्रॉब्लम है, एक मैसेज आ जाए फिर यस सर वाह 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 कॉन्ग्रेचुलेशंस लाइन लग जाती है। चले जी, ये तो हमने डिस्कस किया। अब सबसे पहले हम बनाते जाते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, और उससे पहले मैं आपको याद करवाऊँ, मुझे नहीं पता कि आपको आइडिया है या नहीं है, आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी इसी का पार्ट है। जब हम इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनाएंगे तो वो सारा का सारा वही काम है जो आपने अभी किया था फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। एंड सबसे पहले याद कीजिएगा कि हम इन्वेंट्री की बात करते हैं, तो इन्वेंट्री आपने पढ़ी थी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमने पढ़ा था मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, बट कॉस्ट अकाउंटिंग में जो इन्वेंट्री है कॉस्ट में, उसको हम कहते हैं, तीन किस्म की इन्वेंट्री होती है। एक होती है रॉ मटेरियल, सेकंड वर्क इन प्रोसेस, इसको इन शॉर्ट हम कहते हैं WIP, एंड सम टाइम हम गुड्स इन प्रोसेस भी कहते हैं। एंड थर्ड होती है फिनिश गुड्स। ये तीन किस्म की इन्वेंट्री है, बाकी सप्लाईज इन्वेंट्री वहां भी होगी यहाँ भी होगी। तो रॉ मटेरियल आप परचेज, जैसे मैंने स्टार्ट में डिस्कस किया कि अगर प्रोडक्शन प्लान हो गया है तो हम सामान पहले से खरीद कर स्टोर में रखते हैं और उसमें से यूज करते हैं। तो रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री आपके पास मौजूद होगी एंड उसमें से फिर प्रोडक्शन में हम यूज कर रहे होते हैं। एंड परचेजिंग भी जो है रॉ मटेरियल की होती है। अभी तक आपने परचेज ऑफ मर्चेंडाइज पढ़ा था, यहाँ पर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल होता है। एंड रॉ मटेरियल इशूड टू प्रोडक्शन, और जब यूज होने से बच गया वो एंडिंग है। तो रॉ मटेरियल की बिगिनिंग इन्वेंट्री भी होगी, रॉ मटेरियल की एंडिंग इन्वेंट्री भी होगी। रॉ मटेरियल वो मटेरियल है जिसमें अभी अपने कोई काम नहीं किया, सिर्फ खरीद कर रखा है। सेकेंड है वर्क इन प्रोसेस। वर्क इन प्रोसेस की बिगिनिंग इन्वेंट्री भी होगी और एंडिंग भी होगी। बिल्कुल ऐसा ही है कि सुबह आपने काम शुरू किया और शाम तक जब टाइम आया आपका बंद करने का कारखाने को, फैक्ट्री को, तो उस वक्त आपने जो आइटम बनाना शुरू किए थे वो सारे 100% नहीं बने होंगे। मिसाल के तौर पर आपने 1000 आइटम्स पर वर्क शुरू किया, 1000 में से 800 यूनिट्स बना लिए फाइनल। अब उस पर और काम होना नहीं होगा, लेकिन 200 यूनिट रह गए जिस पर अभी कुछ काम बाकी है। वो अगर काम होना बाकी है तो वो इन प्रोसेस है, वर्क इन प्रोसेस कहलाता है, जब तक वो कंप्लीट ना हो जाए। तो यही वर्क इन प्रोसेस नेक्स्ट डे बिगनिंग बनेगा। तो बिगनिंग और एंडिंग इन्वेंट्री वर्क इन प्रोसेस की भी आ गई। देन आता है फिनिश गुड्स, जो आइटम आपने बना लिए, जरूरी नहीं कि वो सारे सेल भी हो जाए। तो जब तक वो सेल नहीं हो रहा, स्टोर में मौजूद है, तो इन्वेंट्री है। तो फिनिश गुड्स भी बिगनिंग और एंडिंग इन्वेंट्री होगी। तो पहले हमने सिर्फ पढ़ा था मर्चेंडाइज इन्वेंट्री बिगनिंग और एंडिंग। ये हमारे पास रॉ मटेरियल की भी बिगनिंग एंडिंग है, वर्क इन प्रोसेस की भी बिगनिंग और एंडिंग है, और फिनिश गुड्स की भी बिगनिंग और एंडिंग है। तो यहाँ पर हमारे पास ये तीन आइटम्स हो गए। अभी जो इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन, इन्वेंट्री जो आप रख रहे हैं मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, इसकी
इन्वेंट्री सिस्टम्स, ये हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पढ़ते हैं। बहरहाल यहाँ भी इन्वेंट्री है तो यूज यहाँ भी हो रहा है। तो कोई बता सकता है कि इन्वेंट्री के सिस्टम्स कितने हैं? कितने सिस्टम्स होते हैं इन्वेंट्री के? आइडिया है किसी को? पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम एंड परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। इसके दो सिस्टम्स होते हैं, वन इज पीरियोडिक, सेकंड इज परपेचुअल। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पढ़ते हैं। अगर आपने ने कुछ ने कहा, अगर बीकॉम किया हुआ है किसी ने तो उसने पढ़ा होगा, या कोई एमबीए कर रहा है या कोई प्रोफेशनल बॉडी का भी एग्जाम दे रहा है तो उसको बिल्कुल पता होगा। और जिनको नहीं पता वो जहन में बिठा लें, सिर्फ थियोरेटिकल कंसेप्ट दे रहा हूँ आपको। इन्वेंट्री के दो सिस्टम्स होते हैं, एक पीरियोडिक सिस्टम होता है और दूसरा परपेचुअल सिस्टम होता है। पीरियोडिक सिस्टम में इन्वेंट्री की मूवमेंट का कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं होता, यानी क्वांटिटी को आप रिकॉर्ड नहीं करते कि कितना इन हुआ कितना आउट हुआ। एंड ईयर एंड पर हम कैलकुलेट करते हैं कि कितना आइटम सेल हो गया, ये कितने आइटम स्टॉक में मौजूद हैं। जबकि परपेचुअल सिस्टम में जैसे ही कोई ट्रांजैक्शन होती है, इधर परचेस करें, सेल करें, यूज करें, तो इन्वेंट्री का भी लेजर मेंटेन होता है, क्वांटिटी का भी लेजर मेंटेन होता है, जो हर वक्त मूवमेंट को रिकॉर्ड करता है। तो दोनों सिस्टम्स अलग अलग होते हैं। फिर सिस्टम्स दोनों में सिस्टम में इन्वेंट्री की कॉस्ट की वैल्यूएशन है, उसमें हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड या वेटेड एवरेज यूज करते हैं। वेटेड है, ये दो मेथड यूज होते हैं। वैसे तो और भी कुछ मेथड्स अकाउंटिंग ने बताए, इसमें मैंने लिखा FIFO, FIFO यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। एंड एक मेथड और होता है जो हम अकाउंटिंग पढ़ते हैं, लाइफो मेथड या लास्ट इन फर्स्ट आउट, बट ये अलाउड नहीं है। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने इसको अलाउ नहीं किया, इसलिए रेड कर रहा हूँ, डिस अलाउ कर दिया। तो ये मेथड हम यूज नहीं करते अपने अकाउंट्स में, लास्ट इन फर्स्ट आउट। लेकिन अकाउंटिंग पढ़ते हैं तो वहाँ पर आ रहा होता है। तो इसके अलावा कुछ और भी ग्रॉस प्रॉफिट मेथड, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड एंड रिटेल प्राइस मेथड के क्वेश्चंस कुछ आते हैं। मैं कोई इन्वेंट्री पढ़ा नहीं रहा, सिर्फ याद करवा रहा हूँ आपको। तो जो छोटे बिजनेसेस होते हैं, जो कॉस्ट को, जिनकी कॉस्ट जो है बेयर नहीं कर सकते इन्वेंट्री सिस्टम की, वो पीरियडिक सिस्टम करते हैं। एंड जो लोग कॉस्ट बेयर कर सकते हैं, जो लार्ज स्केल बिजनेस हैं, वो परपेचुअल सिस्टम ऐसे करते हैं। तो एग्जाम्पल मैं देता हूँ। इन्वेंट्री सिस्टम एम डिफरेंस क्या लिखा है बेटा? इन्वेंट्री सिस्टम डिफरेंट होते हैं, ये मैंने लिख दिया था, लेकिन आपने लिखा है इन्वेंट्री सिस्टम फिर एम डिफरेंट, तो मैं समझा नहीं क्या कहना चाह रहे हैं। आप कह रहे हैं इन्वेंट्री सिस्टम में क्या डिफरेंट है, वही बताने जा रहे हैं। वही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, कभी आप किसी सुपर मार्केट में चले जाएं, इम्तियाज सुपर मार्केट में, तो जब आप वहां देखें कि कितना स्टॉक मौजूद है, ढेर लगा हुआ है, और उसमें से जो आइटम आप अपने कैरेट में रखते हैं और उसको लेकर जाते हैं, तो स्टोर वो क्या करता है, उसको कैसे काउंट करता है? उसके पास कंप्यूटर मौजूद है, वो आप बार कोड दिखा रहा होता है सिर्फ। अब बार कोड दिखा रहा है तो वो सारा जो रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है, पीछे क्वांटिटी उनके पास रिकॉर्ड में मौजूद है, और वो उससे क्वांटिटी को प्लस माइनस भी हो रहा है, उसका रेट भी वहाँ मौजूद है, वो सारा कैलकुलेट करके आपको बिल दे रहा है। तो इन्वेंट्री में मिसाल के तौर पर अगर उसके पास 500 kg ऑफ राइस मौजूद था, और उसमें से उस दिन 400 kg सेल हो गया, तो जैसे ही अपने कंप्यूटर वो खोलेंगे तो उन्हें पता होगा कि 500 kg बिगिनिंग में था, उसमें से 400 सेल हो गया, और अब हमारे स्टोर में 100 kg होना चाहिए। यानी क्वांटिटी की मेंटेनेंस और उसका रिकॉर्ड उसके पास मौजूद है। तो ये कहलाता है परपेचुअल सिस्टम। लेकिन अगर आप एक किसी मेडिकल स्टोर पे चले जाएं, छोटे किसी परचून की दुकान पर चले जाएं, किसी छोटे बिजनेस के पास चले जाएं, तो क्या वो एक अकाउंटेंट वहां बैठा होगा जो एक टैबलेट सेल होगी तो वो माइनस करेगा कि एक टैबलेट सेल हो गई, एक प्लस हो गई? तो वो उसके रिकॉर्ड को मेंटेन नहीं कर सकता है। तो वो फिर क्या करता है कि वो फिजिकल एंड में देखता है कि क्या मौजूद है। उसे नहीं पता होता कि स्टोर में कितना सामान सेल हो गया। तो कभी मैं मेडिसिन लेने जाता हूँ ना, तो स्टोर कीपर से जब वो दवा लेने जाता है उठाने के लिए कफ सिरप, तो वहां उठाते हो तो उसे पता होता है ये तो एक ही बोतल रह गई है,
ये खत्म हो गई तो वो अपनी कॉपी पे लिखता जाता है कि मैंने और खरीदा है, यानी उसे पता नहीं होता कि उससे स्टोर पे कितना सामान मौजूद है। तो वो पीरियडिक सिस्टम है। जब ये सिस्टम जब इनिशियल स्टेज में, जब कंप्यूटर नहीं था, एडवांस पीरियड नहीं आया था, उस जमाने में हम अज्यूम करते थे कि, या बुक्स में लिखा भी है पुरानी, कि जो लोग लार्ज आइटम सेल करते हैं, कॉस्ट ज़्यादा है, क्वांटिटी कम है, शोरूम्स जैसे कारों के शोरूम है, रेफ्रिजरेटर फ्रिज वाले हैं, उनके लिए आसान है क्वांटिटी का रिकॉर्ड मेंटेन करना, कि ये आ गए तो जब खरीदेंगे तो परचेज, आप एंट्री बनाते हो ना, परचेजेस डेबिट कैश क्रेडिट, तो वो परचेजेस की जगह मर्चेंडाइज इन्वेंट्री लिखते हैं और एक रजिस्टर में लिखते हैं कितने आ गए और फिर कितने सेल हो गया। तो जब भी सेल होती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की एंट्री बनती है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में जब आगे हम चलेंगे तो वो सारा हमारा परचेल सिस्टम होगा, वो मैं और डिटेल में डिस्कस कर लूंगा थोड़ा सा। लेकिन अगर हार्डवेयर स्टोर है, एक ग्रोसर था, तो उसके लिए मुमकिन ही नहीं था कि वो इन और आउट क्वांटिटी को रिकॉर्ड करे। तो उसके लिए वो था कि वो पीरियडिक सिस्टम यूज करे। लेकिन आज के दौर में चूंकि कंप्यूटर का दौर है, तो ग्रोसरी तो इम्तियाज भी कर रहा है। जैसे मैंने बताया, मेट्रो चले जाए, कितने आइटम्स होते हैं, तो वो कैसे कर रहे हैं, तो उनके पास वो सिस्टम्स बने हुए हैं और वो कंप्यूटर के जरिए उसमें डाटा एंट्री हो रही है। आप एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में चले जाएं, किसी फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी चले जाएं, तो उनके पास इन्वेंट्री कितने टाइप की होती है, थाउजेंड्स ऑफ टाइप की, सिरप की शक्ल में और पैकिंग मटेरियल की शक्ल में और क्या कहना चाहिए कि टैबलेट्स की शक्ल में, इंजेक्शन की शक्ल में। उसके बावजूद उनके पास अकाउंटिंग सिस्टम बना हुआ है, इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम बना हुआ है कंप्यूटर में। तो वहां से डाटा एंट्री ऑपरेटर रखते हैं, उसकी कॉस्ट को बेयर करते हैं, तो वो फिर मेंटेन कर रहे हैं परपेचुअल सिस्टम। लेकिन जो छोटे बिजनेसमैन होते हैं, जो उसकी कॉस्ट को क्या, एक परचून वाला थोड़ी किसी अकाउंटेंट को कंप्यूटर लेके बैठा होगा। तो वो पीरियडिक सिस्टम है जहाँ कोई पर्टिकुलर रिकॉर्ड नहीं बनता। अब वो कैसे कैलकुलेट करे, तो वो क्या करता है कि जब साल खत्म होता है, जब उसको इनकम या पीरियड, डिफरेंट पीरियड्स में जब उसे प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना है, तो उस पर दो आदमी मिसाल के तौर पर स्टोर में चले जाते हैं। एक काउंट करता जाता है और एक लिखता जाता है कि स्टोर में सामान कितना मौजूद है। तो वहाँ अजम्पशन या कंसेप्ट ये है, जो अभी आपने किया भी है अकाउंटिंग में, क्वांटिटी वाइज बता रहा हूँ, कि मैंने सुबह दुकान खुली तो मेरी दुकान में 10 टीवी सेट मौजूद थे। इट इज मर्चेंडाइजिंग बिगिनिंग। मैंने 500, 10 है तो चलो 50 टीवी और खरीद लिए। तो मेरे पास एक बिल मौजूद है, उस बिल में लिखा हुआ है कि मैंने टीवी खरीदे 50, और फिर सारे दिन मैंने सेल किए। तो अब कितने सेल हो गए होंगे, तो मैंने कहा 10 मेरे पास पहले थे, 50 और खरीदे, तो अवेलेबल फॉर सेल 60 थे। तो मैं फिर शाम को जब दुकान बंद करने लगा, तो मैंने फिर काउंट किया मेरी दुकान में कितने टीवी हैं, मैंने देखा 5 बाकी हैं। तो मैं अज्यूम कर लूंगा कि 45 मैंने सेल कर दिए नॉर्मल कोर्स। तो ये जो कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आप कैलकुलेट करते हो ना, मर्चेंडाइज उनकी बिगिनिंग प्लस परचेजेस माइनस हैंडिंग, ये एक्चुअली पीरियोडिक सिस्टम वाला कंसेप्ट है। जहाँ परपेचुअल सिस्टम होता है, वहां मुझे कैलकुलेट नहीं करना होता, वहां मेरे पास लेजर होता है, लेजर बता देता है कि कितना सेल हुआ और स्टोर में कितना सामान मौजूद है। नो डाउट कि फिजिकल काउंटिंग फिर भी होगी। अगर मेरा बुक कॉपी कह रही है, मिसाल के तौर पर लेजर कह रहा है कि मेरे स्टोर में 1000 चेयर्स मौजूद हैं, तो फिजिकली 1000 चेयर होनी भी चाहिए। तो काउंटिंग फिर भी होती है, बट सिर्फ मैच करने के लिए कि हमारे पास इतनी मौजूद है, अदरवाइज मेरा रिकॉर्ड बता रहा है। लेकिन पीरियोडिक सिस्टम में मुझे पता ही नहीं होता, तो मैं जाकर जब तक काउंट नहीं करूंगा कि कितना स्टोर पे सामान मौजूद है, उस वक्त तक मुझे पता नहीं लगेगा। उसके बाद फिर हम उसको कॉस्ट असाइन करते हैं, क्वांटिटी तो आ गई, फिर हम देते हैं हमने खरीदा कितने का था, उसके लिए फिर वो लीफो फिफो वेटेड एवरेज, पूरा इन्वेंट्री वैल्यूएशन सिस्टम है। यहाँ सिर्फ याद रखिए पीरियडिक और परपेचुअल में फर्क यह है कि पीरियडिक में रिकॉर्ड मेंटेन नहीं हो रहा, परपेचुअल में हर मूवमेंट का रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है। मैंने इसलिए इम्तियाज की मिसाल दी कि वहाँ आपको पता है कि जैसे ही आप आइटम उठाते हैं और वो बिल बनाने ले जाते हैं, तो वो उसके साथ बार कोड शो करता जाता है और पीछे ऑटोमेटिकली कंप्यूटर सेंस करके कॉस्ट भी बता रहा होता है और सारा डाटा मेंटेन हो रहा होता है। तो आई होप कि किसी हद तक क्लियर हो गया होगा पीरियडिक एंड परपेचुअल। तो हमारे यहाँ जो अभी जो हम कॉस्टिंग करने जा रहे हैं या कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट बनाने जाएंगे, इसमें हम ये टर्म पढ़ेंगे कि जहाँ भी नॉर्मल कॉस्टिंग आएगी वो पीरियडिक सिस्टम नहीं होगा। तो ज्यादातर इस कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड के अलावा जितना भी आप पीछे पढ़ेंगे, वो सारा बेस कर रहा होगा परपेचुअल सिस्टम पर। अब हम आते हैं, थोड़ा सा एग्जाम्पल में दिखाता जाऊँ आपको, मिसाल के तौर पर
ये हमारे पास एक डाटा है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। ऊपर 1 2 को छोड़ दें, पहले मैं बात करूंगा इस पार्ट की, क्वेश्चन नंबर 3 की, मैं आपके साथ शेयर करूंगा, इसके आगे सोल्यूशन भी हुई है। तो इस जब कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट, यानी आपको ये बनाना है, सबसे पहला काम जो हमें करना है आज जो हमारा पार्ट है उसमें हमें ये करना है कि हमें कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट बनाना है, यानी आपने पूरे साल में कितना प्रोडक्शन की है। और अभी सिर्फ और सिर्फ मैं पीरियडिक कॉस्ट सिस्टम पर बात कर रहा हूँ, एक्चुअल कॉस्ट पर। इसको मैं बाद में फिर बताऊंगा कि एक्चुअल, नॉर्मल और स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होती है, पहले एक सिंपल सा आ जाए। तो कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल इनकम स्टेटमेंट वाला स्टाइल है। इसके 3 पार्ट है, हमें पता है कि 3 चीजें होती हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डायरेक्ट मटेरियल की। तो जो डाटा गिवन होता है उसमें गिवन होगा परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल नहीं भी लिखा, सिर्फ परचेजेस लिखा है, तो याद रखिएगा कि परचेजिंग हमेशा रॉ मटेरियल की होती है। फिर आपके पास रॉ मटेरियल बिगिनिंग, तो अगर आपको याद हो परचेजेस मर्चेंडाइज इन्वेंट्री बिगिनिंग, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री क्लोजिंग, वही वाला कंसेप्ट है। फर्क यह नाम चेंज हो गया, रॉ मटेरियल बिगिनिंग, रॉ मटेरियल एंडिंग, परचेज रिटर्न, परचेज डिस्काउंट, ट्रांसपोर्टेशन। ये पूरा का पूरे आइटम्स में कोई बात नई नहीं है, ये सारे का सारा वही है, सिर्फ नाम बदल दिया, मर्चेंडाइज की जगह रॉ मटेरियल आ गया। तो पहला पार्ट होता है रॉ मटेरियल यूज्ड। सबसे पहला पार्ट क्या होता है, रॉ मटेरियल, तो लिखा है कैलकुलेट रॉ मटेरियल यूज्ड। तो रॉ मटेरियल यूज्ड कैलकुलेट करने के लिए ये मैं अभी शेयर कर दूंगा, आप देख लीजिएगा, बहुत सिंपल है। रॉ मटेरियल बिगिनिंग लेते हैं, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो बनाया था आपने उसको ध्यान में रखिएगा, वो कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वाला ऑप्शन बार बार रिपीट होगा। फर्क यह है कि यहाँ रॉ मटेरियल बिगिनिंग, फिर परचेज, परचेज में से परचेज रिटर्न को माइनस करेंगे तो नेट परचेज, देन ट्रांसपोर्टेशन। तो रॉ मटेरियल बिगिनिंग प्लस परचेजेस प्लस ट्रांसपोर्टेशन, इन तीनों को प्लस कर ले तो ये बन जाएगा रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज। जस्ट लाइक आपको याद करा दूं कि हमने पढ़ा था मर्चेंट इन्वेंटरी बिगिनिंग, परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न ट्रांसपोर्ट, हमने कहा था गुड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, यहाँ उसका नाम हो गया रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज, सेल नहीं। इसमें से रॉ मटेरियल एंडिंग को अगर माइनस कर दें तो जो आंसर आता है उसे हम कहते हैं रॉ मटेरियल यूज्ड। तो पहला पार्ट हो गया। 3 एलिमेंट है प्रोडक्ट कॉस्ट के, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड, उसका पहला पार्ट ये है। अब ये जो कैलकुलेशंस हैं जिसमें रॉ मटेरियल बिगिनिंग परचेजेस सारी प्लस माइनस करके जब आप निकालते हैं तो ये कहलाता है पीरियोडिक सिस्टम, क्योंकि ये सारा रिकॉर्ड अलग अलग रखा हुआ है। परचेज का रिकॉर्ड अलग है, परचेज रिटर्न का रिकॉर्ड अलग है, फिनिश गुड्स का रिकॉर्ड अलग है। एक मिनट होल्ड कीजिएगा। जी, तो ये वाला पार्ट आपको क्लियर है जो मैंने अभी हाईलाइट किया। जी, ओके। अब देखें क्वेश्चन नंबर 4 में रॉ मटेरियल यूज दिया हुआ आपको 2 लाख, टोटल रॉ मटेरियल 2 लाख है, इसका 25% इनडायरेक्ट है। तो अगर 2 लाख में से 25% इनडायरेक्ट है तो इट मींस कि 75% डायरेक्ट होगा। इसी तरह लेबर जो यूज हुई 1,50,000, इस लेबर का 80% डायरेक्ट है। तो अगर 80% डायरेक्ट है तो 20% इनडायरेक्ट होगा, ये अंडरस्टूड है। इसके बाद आपको कुछ और एक्सपेंसेस दिए, हमने बात की थी डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड अदर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। तो फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्री का इंश्योरेंस, फैक्ट्री की यूटिलिटीज, ये सारी की सारी फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट है। लेकिन एडवर्टाइजिंग फैक्ट्री का पार्ट नहीं है, एडवर्टाइजिंग जो है वो आपका सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस का पार्ट है।
इसके बाद लिखा है फैक्ट्री की मैनेजर की सैलरी। अब कोई छोटा बिजनेस होगा तो मैनेजर से हम दोनों काम ले रहे हैं, तो जो मैनेजर की सैलरी टोटल है 60,000, इसका 60% फैक्ट्री में चार्ज करना है और 40% एडमिनिस्ट्रेटिव है। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव है वो इनकम स्टेटमेंट का पार्ट है, और जो फैक्ट्री है वो प्रोडक्ट का कॉस्ट, जो हमने पढ़ा था ना, पीरियड कॉस्ट एंड प्रोडक्ट कॉस्ट। तो ये एडवर्टाइजिंग पीरियड कॉस्ट है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस पीरियड कॉस्ट है, फैक्ट्री के खर्चे प्रोडक्ट की कॉस्ट में जाएंगे। फैक्ट्री की सप्लाईज, डेप्रिसिएशन ऑफिस इक्विपमेंट, ऑफिस इक्विपमेंट का जो डेप्रिसिएशन है वो फैक्ट्री का खर्चा नहीं है, लेकिन डेप्रिसिएशन फैक्ट्री इक्विपमेंट का फैक्ट्री का खर्चा है। तो इस बेसिस पर अभी हमें कुछ टर्म्स पढ़ी थी, प्राइम कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट, प्रोडक्ट कॉस्ट एंड पीरियड कॉस्ट। इसके लिए वैल्यूज तो आपके सामने मौजूद है। प्राइम कॉस्ट में हमने कहा डायरेक्ट कॉस्ट है वो प्राइम कॉस्ट है, तो डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर इसमें से कैलकुलेट कर लेंगे तो प्राइम कॉस्ट बन जाएगी। कन्वर्जन कॉस्ट का मतलब है मटेरियल को कन्वर्ट करने का खर्चा, तो डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड कन्वर्जन कॉस्ट है। और जब हम प्रोडक्ट कॉस्ट की बात करते हैं तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड तीनों को ऐड कर ले तो प्रोडक्ट कॉस्ट बनती है। देन जब हम पीरियड कॉस्ट की बात करते हैं तो वो एक्सपेंसेस जो फैक्ट्री के नहीं है वो पीरियड कॉस्ट है, तो उसकी कैलकुलेशंस यहाँ मौजूद है। अच्छा, बात जगह मैंने एक्सेल पे कर रहा होता हूँ तो कहीं कहीं कभी कभी कोई एरर रह जाता है फार्मूला लगाने में, तो वो आप जरूर देख लिया करें और फार्मूले को देख लिया करें। तो डायरेक्ट मटेरियल 2 लाख का 75% ले लिया मैंने, डायरेक्ट लेबर 1,50,000 का 80% ले लिया, क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो टोटल 2,70,000 इज अ प्राइम कॉस्ट। तो ये ध्यान में रखिएगा, प्राइम कॉस्ट आ गई। इसके बाद डायरेक्ट लेबर, अब मुझे निकालना है कन्वर्जन कॉस्ट। तो डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड पर, फैक्ट्री ओवरहेड का किसी क्वेश्चन में ब्रेकअप दिया हुआ होता है, किसी क्वेश्चन में टोटल दिया हुआ होता है, तो हम उसको टोटल तो होता तो मैं ले लेता, यहाँ ब्रेकअप है। इसमें इनडायरेक्ट मटेरियल, तो 2 लाख का 75% डायरेक्ट था, 25% इनडायरेक्ट 50,000 आ गया। इनडायरेक्ट लेबर 20%, फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्री इंश्योरेंस, फैक्ट्री की यूटिलिटीज, मैनेजर की सैलरी का फैक्ट्री वाला पार्ट, फैक्ट्री की सप्लाईज और डेफिनेट फैक्ट्री इक्विपमेंट का, ये तमाम के तमाम एक्सपेंसेस को प्लस कर लिया तो ये आ गया डायरेक्ट लेबर, ये फैक्ट्री ओवरहेड, इन दोनों को प्लस कर ले तो ये 391,250 इज द कन्वर्जन कॉस्ट, जो मटेरियल को कन्वर्ट करने में जा रही है। तो ये इसमें दो बातों आपने सामने रखनी है कि जब मैं प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट कर रहा हूँ तो डायरेक्ट लेबर प्राइम कॉस्ट में भी है, और जब मैं कन्वर्जन कॉस्ट कैलकुलेट करता हूँ तो लेबर कन्वर्जन कॉस्ट का पार्ट भी है, क्योंकि वो डायरेक्ट है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है जिसे मैं फैक्ट्री ओवरहेड कर रहा हूं, तो यहाँ मैंने एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड रखा है। तो जब भी हम एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड रखते हैं तो ये हमेशा पीरियडिक कॉस्ट सिस्टम का हिस्सा है। अगली क्लास में, कल वाली क्लास में मैं अप्लाइड बताऊंगा और बताऊंगा किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, वो परपेचुअल होगा, तो अभी भूल जाइए उसको, सिंपल सा याद रखिए, फैक्ट्री ओवरहेड और ये एक्सपेंसेस। इसके बाद हमने पूछा आपसे प्रोडक्ट की कॉस्ट, तो प्रोडक्ट की कॉस्ट है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड। प्रेजेंटेशन आपकी है, आपकी से मुराद यह है कि मैंने प्राइम कॉस्ट को ले लिया, कैलकुलेट किया हुआ था, क्योंकि प्राइम कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर दोनों शामिल है, और उसमें फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड कर लूं तो प्रोडक्ट कॉस्ट है, यही आंसर है। बेशक आप क्या करें, डायरेक्ट लेबर ले लें, सॉरी डायरेक्ट मटेरियल ले लें और उसमें कन्वर्जन कॉस्ट ऐड कर लें, तब भी वही टोटल आएगा, या आप अलग अलग ले लें, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड, तीनों को ऐड कर लें तो वही आंसर आएगा। ये डिपेंड करता है ऑन रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन, कि मैंने 270 में 271 प्लस कर लिया, या मैं 150 में 391 प्लस कर लूं, तो वो वही आंसर आ जाएंगे। इसके बाद आ जाइए एडवर्टाइजिंग, मैनेजर की सैलरी का 40%, डेप्रिन ऑफिस इक्विपमेंट का, और ये सारा इन तीनों को प्लस कर लें तो इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट कॉस्ट। तो अब आपको कंसेप्ट क्लियर है होगा, पीरियड कॉस्ट, प्रोडक्ट कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट, ये सारे। तो ये डिपेंड करता है क्वेश्चन में, शायद एक क्वेश्चन मैंने देखा भी था जिसमें उसने लिखा भी था कि आप बताएं पीरियड कॉस्ट क्या है, प्राइम कॉस्ट क्या है। अब हम एक कंप्लीट क्वेश्चन को और देख लेते हैं, और इस क्वेश्चन की बेस पर फिर मैं अभी आपके साथ एक पेपर का क्वेश्चन देखूंगा, और ये मैं चाहूंगा कि कल की क्लास से पहले
ये नॉर्मल वाला क्वेश्चन बेशक 3-4-5 मरतबा इस तरह कर लें कि आपको ये आइडिया हो जाए, ताकि फिर मैं एडवांस बात करूं तो हमें पता हो। तो ये डाटा है आपके पास, इसमें परचेज ऑफ रॉ मटेरियल गिवन है, परचेज रिटर्न गिवन है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी याद रखिएगा, फिर रिपीट कर रहा हूँ कि अगर फाइनेंशियल अकाउंटिंग में परचेजेस अलग हैं, मर्चेंडाइज की ओपनिंग अलग है, एंडिंग अलग है, ट्रांसपोर्टेशन अलग है, तो वो पीरियडिक सिस्टम है जहाँ अलग अलग हर चीज मौजूद है। बाद में आप प्लस माइनस करते हैं, लेकिन अगर कोई परपेचुअल सिस्टम का फाइनेंशियल स्टेटमेंट आ गया फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी, तो उसमें मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एक ही दी होती है, अदर इन्फॉर्मेशन में मर्चेंडाइज इन्वेंट्री नहीं होगी। और परचेज रिटर्न ट्रांसपोर्टेशन का कोई हेड नहीं होता, उसकी जगह कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन होता है, कैलकुलेट नहीं करना होता। तो जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सवाल में गिवन है तो वो परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम है, क्योंकि वहाँ रिकॉर्ड मेंटेन होता है। अभी आपका फोकस इस क्वेश्चन पर होना चाहिए। और ये जो पीरियडिक परपेचुअल की मैं बात कर रहा हूँ, मैं एक छोटी सी एग्जांपल फाइनेंशियल अकाउंट में करा भी दूंगा तो और क्लियर हो जाएगा। तो बहरहाल देखिए, परचेज एंड फ्रेट, इसके बाद दिया डायरेक्ट लेबर, आपको बता दिया इनडायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्री का इंश्योरेंस, फैक्ट्री की यूटिलिटीज, ये सारा फैक्ट्री से रिलेट करता है। ये जो 3 हेड है आपके यहाँ से यहाँ तक, एडमिनिस्ट्रेटिव सैलरी, सेल्स सैलरीज, सेल्स कमीशन, डेप्रिसिएशन, ऑफिस इक्विपमेंट, ये सारे का सारा जो है ये फैक्ट्री का पार्ट नहीं है। फिर डेप्रिसिएशन फैक्ट्री का, सेल दी हुई है, सेल रिटर्न दी हुई है, तो अगेन सेल्स रिटर्न और सेल्स का रिलेशन भी इनकम स्टेटमेंट से है। यहाँ आपको बिगनिंग और एंडिंग दी हुई है, रॉ मटेरियल की बिगनिंग और एंडिंग, वर्क इन प्रोसेस बिगनिंग एंडिंग, फिनिश गुड्स बिगनिंग एंडिंग। तो हमें बनाना है इनकम स्टेटमेंट एंड कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट। तो आप देख सकते हैं स्टेटमेंट ऑफ कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, हमने हेडिंग डाली है। डायरेक्ट मटेरियल में रॉ मटेरियल के बिगिनिंग इन्वेंट्री, परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न, नेट परचेजेस आ गई, ट्रांसपोर्टेशन को ले लिया, इन तीनों हेड्स को हम ऐड करेंगे तो रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज आ गया। इसमें से आप रॉ मटेरियल एंडिंग माइनस कर देंगे तो डायरेक्ट मटेरियल यूज आ गया, ये पहला पार्ट हो गया प्रोडक्ट का फर्स्ट। इसके बाद आपने ले लिया डायरेक्ट लेबर सेकंड, और लेबर और मटेरियल को ऐड कर ले तो प्राइम कॉस्ट आ जाती है। इसके बाद आपने हेडिंग डाली फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड के तमाम आइटम्स यहाँ ले लिए हमने, ये टोटल फैक्ट्री ओवरहेड, तो प्राइम कॉस्ट और फैक्ट्री ओवरहेड दोनों को प्लस कर लें तो टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कहलाती है। अब जरूरी नहीं कि आप प्राइम कॉस्ट शो करें, आप इसको हटा दें, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड को प्लस करके आप टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद क्या करना है, वही बिगिनिंग प्लस होती है और एंडिंग माइनस होती है, तो वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग को ऐड कर लेंगे, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में बिगिनिंग कॉस्ट वर्क को ऐड करेंगे तो आएगा टोटल वर्क इन प्रोसेस। इसमें से आप एंडिंग को माइनस कर ले तो इट इज योर कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। ये स्टेटमेंट ऑफ कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बन गया आपका। इसके बाद इनकम स्टेटमेंट आपको बनाना आता है, पहले भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाला ही है, उसमें कोई चेंज नहीं है एक्सेप्ट के इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लें ताकि पूरा पढ़ने में आ जाए। सबसे पहले सेल्स, लेस सेल्स रिटर्न, नेट सेल आ गई, हेडिंग है लेस कास्ट ऑफ गुड्स। चेंज क्या आया, मर्चेंडाइज इन्वेंटरी की जगह फिनिश गुड्स बिगनिंग, ऐड कर लिया कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, ये वाली वैल्यू इसमें ऐड होगी, जो आपने प्रोड्यूस किया था वो ये आ गया। इन दोनों को प्लस कर लें तो फिनिश गुड्स अवेलेबल फॉर सेल आ गया। फिनिश गुड्स अवेलेबल फॉर मिल से माइनस कर देंगे एंडिंग इन्वेंटरी तो कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। सेल लेस कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ग्रॉस प्रॉफिट है। फिर ग्रॉस प्रॉफिट से आप अपने वो एक्सपेंसेस जो सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस दिए हुए थे सवाल में वो माइनस कर लें, एडमिन सैलरी, सेल्स कमीशन, डेप्रिसिएशन, these are total operating expenses, and gross profit minus total operating expenses equals to net income। तो ये इनकम स्टेटमेंट आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी बनाया था, यहाँ भी बना रहे हैं। साथ साथ मैं आपको बताता जाऊँ कि कॉस्ट अकाउंटिंग में कॉस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो थोड़ा एडवांस क्वेश्चन आ जाए तो एडजस्टिंग एंट्रीज यहाँ भी आ सकती हैं। वो एडजस्टिंग एंट्रीज सैलरी पेबल हो या स्टोर सप्लाईज एंड यूज, तो वो एडजस्टमेंट यहाँ होता नहीं है नॉर्मली, लेकिन वो एडजस्टमेंट यहाँ भी आ सकती है, तो यहाँ भी आएगी तो काम वही करना है। प्रीपेड रेंट एक्सपायर्ड, रेंट एक्सपेंस डेबिट प्रीपेड एंड गेट, तो वो यहाँ भी हो सकता है, याद रखिएगा। लेकिन नॉर्मली ऐसा पूछते नहीं है क्योंकि फोकस ज्यादा कॉस्ट पर होता है। तो आई होप कि ये कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट भी मैं अभी फाइल शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ। सारी बहुत सारा मटेरियल है,
मैं दिखा भी दूं कि हमारे पास डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग चैप्टर 1 मैंने लिया है, 1 और 2, यहाँ से लेके यहाँ तक जहाँ 2 और 1 लिखा हुआ है, इसमें क्वेश्चंस हैं, ये सारे क्वेश्चंस हैं विद सॉल्यूशन, सॉल्यूशन भी मौजूद है यहाँ पर प्रैक्टिस पर्पज से। तो इसमें से जो आपके क्वेश्चन सिंपल सिंपल है, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि स्टार्ट करते हैं तो पहले स्टेज पर, अर्ली स्टेज पर समझिए आज आप पहली दफा पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जांपल अज्यूम कर लेते हैं, तो आज के लिए आप 50 क्वेश्चंस को ना देखें, ये जो एक्सेल फाइल में क्वेश्चंस मौजूद हैं प्रैक्टिस के नाम से, ये क्वेश्चन सिर्फ देख लें, एक ही क्वेश्चन को 10 टाइम्स कर लीजिए तो ज्यादा सीखेंगे। अब मैं आ रहा हूँ पेपर की तरफ। The following data was reported, ये है हमारा 2015 का क्वेश्चन नंबर 3, एंड 2015 के क्वेश्चन नंबर 3 की जो वेटेज है वो 20 मार्क्स है। तो following data was reported for Ibrahim Cottage Textile for the year ended December 31st 2020। तो इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस इनकम स्टेटमेंट का पार्ट हो गया, डेप्रिसिएशन फैक्ट्री इक्विपमेंट फैक्ट्री में आ गया, फैक्ट्री ओवरहेड है, डायरेक्ट लेबर, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, फिनिश गुड्स बिगिनिंग भी दी हुई है, फिनिश गुड्स एंडिंग दी हुई है, इनडायरेक्ट लेबर, इंश्योरेंस फैक्ट्री इक्विपमेंट, मेंटेनेंस फैक्ट्री इक्विपमेंट, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल बिगिनिंग, रॉ मटेरियल एंडिंग, रेंट फैक्ट्री फैसिलिटीज, फिर आपको सेल्स गिवन है, सप्लाईज गिवन है, वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग एंड वर्क इन प्रोसेस एंडिंग दी हुई है। अब सप्लाईज के साथ नहीं लिखा हुआ है कि ये ऑफिस सप्लाई है या स्टोर सप्लाई है, तो हमेशा जब इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं तो अज्यूम करते हैं कि ये भी स्टोर या प्रोडक्शन का पार्ट है, क्योंकि इससे हटकर आपको एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस इन टोटल दे दिए इसने, ब्रेकअप के बजाय एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस टोटल बता दिए हैं, बाकी सारे एक्सपेंसेस फैक्ट्री के हैं। तो चूंकि ब्रेकअप नहीं है तो हम अज्यूम करेंगे कि सप्लाईज भी पार्ट ऑफ फैक्ट्री है। तो अब इसका स्टेटमेंट ऑफ कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बनाना है, बना लेंगे। इस डेटा को जब मैं पढ़ रहा हूं तो ये डेटा मुझे ये बता रहा है कि ये कौन सा सिस्टम है, ये पीरियोडिक सिस्टम है। जब भी एंडिंग बिगिनिंग दोनों दिए हुए हों, एक्सपेंसेस अलग अलग दिए हों, तो ये सारा पीरियोडिक सिस्टम होता है। परपेचुअल सिस्टम में एंडिंग बिगिनिंग को अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती। जी बेटा, तो मैं उम्मीद रखूं, मुझे करने की जरूरत तो नहीं है बोर्ड पे, एग्जाम्पल आपके पास मौजूद है, उस एग्जाम्पल को देखते हुए सिर्फ वैल्यूज चेंज हुई हैं। जो सवाल अभी हमने डिस्कस किया था ये वाला, बिल्कुल इसी तरह से बनाना है, कोई इसमें चेंज नहीं है, एक्सेप्ट के अमाउंट चेंज हो रही है। चेंजेस क्या है, वैल्यूज में चेंज है। ये जो वैल्यूज दी हुई है, इसी तरह से स्टेटमेंट ऑफ कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, यहाँ तक पूछा है इसने, यहाँ तक पूछा, इनकम स्टेटमेंट में नहीं है, ये पार्ट है। अब इसी में मैं थोड़ी सी चीजें डिस्कस करूंगा आपसे, और इसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लीजिएगा, यूज्ड हो जाएगी तो कल मैं थोड़ा सा एडवांस बातें करूंगा इसकी। बिल्कुल सही है, वेरी गुड। ये मैं अभी शेयर कर दूंगा तो ये फॉर्मेट के तौर पर भी आ जाएगा। मैं बात ये कर रहा था आपसे कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें वैल्यूज मिस होती हैं, मिसिंग फिगर्स, और क्वांटिटी भी दी हुई होती है। फॉर एग्जांपल, ये जो आपने कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बनाया है, अगर आपको बताया जाए कि ये टोटल 10,000 यूनिट है मिसाल के तौर पर, और फिर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करनी हो तो बड़ा आसान है, ये टोटल कॉस्ट है, अगर मैं डिवाइड कर दूं 10,000 से तो 1 यूनिट की कॉस्ट आ जाएगी। तो याद रखिएगा, इसी तरह से ये क्वांटिटी में आपको, ये आपने कैलकुलेशंस किए, समटाइम मिसिंग फिगर होती है, यानी आपको ये वैल्यू दी हुई है यूज्ड और परचेज ना पता हो, तो जो भी वैल्यू आपको मिसिंग फिगर है, कोई एक वेरिएबल आपको कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड दे दिया जाए, वर्क इन प्रोसेस एंडिंग नहीं मालूम, तो ये बनाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इसके और इसके बीच में ये मौजूद है। ऐसी मिसिंग फिगर्स के क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। जैसे आपका ये वाला एरिया है, इसमें आपको कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पता है लेकिन फिनिश गुड्स बिगिनिंग मालूम नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इसी स्टेटमेंट की प्रैक्टिस अगर ये हो तो रिवर्स ऑर्डर में जाकर ये चीजें कैलकुलेट कर लेते हैं।
इसमें से इसको प्लस कर दें, ये माइनस करके आया ना, अगर ये और ये प्लस करेंगे तो यहाँ पहुंचेंगे। अब 985 में से 90 माइनस कर दूं तो 895 आएगा, या 985 में से 895 माइनस कर दो तो ये आ गया। तो कोई भी वेरिएबल मिस हो तो वी कैन कैलकुलेट इट, ये ध्यान में रखिएगा। नॉर्मल वाला जो जरूर आप कर लें, ये मैंने जो आपको दिखाए तो कुछ है, लेकिन इसमें और भी क्वेश्चन हैं शुरू से, आप देख सकते हैं। मैंने जगह जगह ये क्वेश्चन रखे हुए थे बहुत सारे, ये आप देखते जाइएगा। ये हमने डिस्कस किया है, ये फाइल इसको छोड़ दें, ये मैंने फाइनेंस की क्लास किसी दिन ली होगी इसी पे, तो मैं डिलीट कर देता हूँ फिलहाल, और इसको हम सेव भी कर लेते हैं आपके लिए। तो अब हम जब पेपर्स की बात कर रहे हैं तो ये 2015 का पेपर था, देखते जाएं एक आध पेपर जिसमें थोड़ा सा अगर चेंज है तो हम डिस्कस कर लेते हैं उसको। ये पेपर तो हमने देख लिया, इसको हम बंद कर देते हैं, इसको मैं फिलहाल आपकी ऐसे अब आ जाए। ये भी वही उसी टाइप का क्वेश्चन है, कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर से रिलेटेड है, लेकिन कुछ मिसिंग फिगर्स के हवाले से और कुछ इन्वेंट्री वैल्यूएशन के हवाले से। मिसाल के तौर पर इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, इनकम स्टेटमेंट बनाना है, अभी हमने देखा था इनकम स्टेटमेंट। फिर आपको बताना है कि कितने यूनिट्स आपने प्रोड्यूस किए, नंबर ऑफ यूनिट्स। तो यूनिट कॉस्ट बतानी है आपको, पर यूनिट कॉस्ट क्या है। फिर ग्रॉस प्रॉफिट पर यूनिट सोल्ड, तो ग्रॉस प्रॉफिट भी नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड से डिवाइड कर लेंगे तो पर यूनिट आ जाएगा। इनकम पर यूनिट, नेट इनकम आपने कैलकुलेट कर लिए, तो जितने यूनिट आपने सेल किए अगर नेट इनकम को नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर लें तो पर यूनिट आ जाएगा। द रेशियो ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट टू सेल, तो ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स कर देंगे तो रेशियो बन जाएगा। द इनकम टू सेल परसेंटेज, तो नेट इनकम डिवाइड सेल कर दें तो वो रेशियो इनकम का आ जाएगा। जो डाटा दिया हुआ है वो हम देख लेते हैं, इसको हम मटेरियल परचेज है, ये परचेजेस दे दी। इन्वेंट्री, फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री है 100 कैलकुलेटर्स। ये इन्वेंट्री देखिए साल कब खत्म हुआ है, दिसंबर 31 को, जबकि यहाँ इन्वेंट्री दी हुई जनवरी 1 की, यानी बिगिनिंग इन्वेंट्रीज दी हुई है। फिनिश गुड्स की बिगिनिंग कॉस्ट है 43,000 और टोटल 100 कैलकुलेटर्स हैं। मटेरियल की बिगिनिंग इन्वेंट्री है 2,68,000। डायरेक्ट लेबर यूज्ड आपको गिवन है, फैक्ट्री ओवरहेड टोटल बता दिया उसने आपको, ब्रेकअप की जरूरत नहीं है। मार्केटिंग एक्सपेंसेस यानी सेलिंग एक्सपेंस जो इनकम स्टेटमेंट में जाएंगे। जर्नल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस अगेन इनकम स्टेटमेंट का पार्ट है। फिर सेल किए हैं 14,200 कैलकुलेटर्स। फिर एंडिंग इन्वेंट्री आपको बताई है 2015। नो अनफिनिश्ड वर्क ऑन हैंड, यानी वर्क इन प्रोसेस की बिगिनिंग और एंडिंग नील है। जब भी आप नया बिजनेस शुरू करते हैं तो वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग नहीं हो सकती, लेकिन सम टाइम ये होता है कि आपने जो पोजीशन की थी वो कंप्लीट कर दी, एंडिंग रहा ही नहीं कोई, तो बिगिनिंग और एंडिंग नील हो सकती है। तो इस केस में जो बिगिनिंग दी हुई है वो भी सिर्फ मटेरियल और फिनिश गुड्स हैं, और एंडिंग में भी सिर्फ मटेरियल और फिनिश गुड्स हैं। इसका मतलब है कि वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग भी नील है और एंडिंग भी नील है, 0 0। और फर्स्ट रिक्वायरमेंट बनाने से पहले सिर्फ ये बता दें आप मुझे कि नंबर ऑफ यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड, कितने यूनिट बनाए होंगे आपने। मैं आपके आंसर का इंतजार कर रहा हूँ। कौशल सेल कितने कैलकुलेटर की है, तो 300 कैसे हो सकता है। अगर आपने 300 बनाए थे और 100 पहले मौजूद थे तो सेल 14,200 की कैसे हो गई। कोई बात नहीं, ऐसा ना आपका आंसर भी थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है मुझे। अगर आपने 14,100 यूनिट बनाए और 100 पहले से मौजूद थे
तो टोटल 14,200 भेजिए, तो फिर ये 200 बच कैसे गए? एंडिंग में भी तो 200 मौजूद है, क्या ख्याल है? अब बताओ। अच्छा चलें, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखिए इसको थोड़ा सा फोकस इस पे कीजिएगा। ये इनकम स्टेटमेंट बनाया था आपने, इस पे फोकस कीजिएगा। फिनिश गुड्स बिगिनिंग 14,000 है ना? हाँ, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, क्वांटिटी में ले रहा हूँ, अमाउंट में नहीं ले रहा, क्वांटिटी में ले रहा हूँ। बेचे कितने? 14,100। देख लेता हूँ दोबारा, 14,200। सेल किया 14,200 की, एंडिंग में मौजूद है 200। क्या आलम, क्या हो गया बेटा? 14,000 की सेल की बात कर रहे हैं आप, 404 आंसर लिख रहे हैं। फोकस कीजिएगा जरा, अमाउंट की जगह क्वांटिटी ले रहा हूँ। सोल्ड, मैं कॉस्ट की जगह यूनिट सोल्ड ले रहा हूँ। अगर 14,000 सेल किए तो ये सेल में से एंडिंग माइनस करके सेल आती है ना, तो ये 200 आपने माइनस किए थे, तो मैं इसको वापस ऐड करूं तो ये आएगा अवेलेबल फॉर सेल 14,400। और 14,400 में से 100 पहले से मौजूद है, तो कितने बनाए होंगे? 14,300। देखिए इसी को, इसको फोकस करके सोचिए। बिगिनिंग में 100 थे, 14,300 बनाए हमने, टोटल अवेलेबल फॉर सेल 14,400 हो गए, इसमें से 200 स्टोर में बाकी हैं और 14,200 सेल हो गए। टैली हो रहा है? नंबर 1 एक तो टैली हो रहा है, और नंबर 2 समझ में आ गया सबको? अच्छा एक चीज में थोड़ी सी हमेशा मुझे कंफ्यूजन होती है हर स्टूडेंट के साथ, कि जब आप आंसर दे रहे होते हैं तो वो थोड़ा सा, बेशक आपको सही आंसर नहीं पता, कैलकुलेशन समझ में नहीं आ रही है, लेकिन हमारे, मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरे कोई काम करता हूँ ना, मैं भी क्लास में पढ़ा रहा होता हूँ, जरूरी तो नहीं कि 100% मैं सही हूँ, कहीं मैं भी एरर कर देता हूँ, लेकिन जब मैं एरर करता हूँ ना तो मेरे दिमाग पे लग रहा होता है कि नहीं ये सही नहीं लग रहा मुझे, सही नहीं क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन लग नहीं रहा। तो जब हम 14,200 सेल कर रहे हैं, तो हमारी प्रोडक्शन 404 400 ये तो हो ही नहीं सकती ना, ये मेरा कहना चाह रहा था। तो इसका प्रोसेस जो है, हम क्या करते हैं नॉर्मली, अब जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी इस सवाल की, जब ये और आसान लगेगा, इसी को मैं दोबारा से बनाऊंगा। मैं लिखूंगा यूनिट्स, याद रखिए रिवर्स जा रहा हूँ ना, तो हम क्या करते हैं यूनिट सोल्ड। अगर मैं स्टेटमेंट बना रहा हूँ तो मैं किस तरह बनाऊंगा, मैं लूंगा यूनिट सोल्ड, लेकिन ये जब ही होगा जब आपको कंसेप्ट क्लियर हो। यूनिट सोल्ड प्लस कर देंगे फिनिश गुड्स एंडिंग, अच्छा प्लस का साइन लगा दिया था, प्लस कर देंगे फिनिश गुड्स एंडिंग, और माइनस कर देंगे फिनिश गुड्स बिगिनिंग, तो खुद ब खुद प्रोडक्शन आ जाएगी। देखिए ना, जो बेचे हैं वो भी आपने बनाए होंगे, जो स्टोर में पड़े हैं वो भी आपने बनाए होंगे, तो टोटल कितने हो गए? अब उसमें से अगर 100 पहले से बने थे तो इस दफा कितने बनाए होंगे? वो इस तरह से ये चीजें आती हैं। तो ये इस एंगल से सोचना शुरू करते हैं, बजटिंग में खासकर जब हम प्रोडक्शन बजट बनाते हैं तो इसी तरह से बना रहे होते हैं कि हमारे स्टोर में पहले कितना है, अब कितना बनाना होगा, तो बजट में काम आएगा वैसे भी। तो ये नंबर ऑफ यूनिट समझ में आ गया आपको। जब आप इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, रॉ मटेरियल बिगिनिंग, वो दी हुई है आपको अमाउंट में, प्लस करेंगे परचेजेस, ये आ गई। यहाँ कोई ट्रांसपोर्टेशन परचेज रिटर्न नहीं है, जो नहीं है उसको छोड़ दें, एंडिंग माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, रॉ मटेरियल यूज्ड। उसमें ऐड करेंगे डायरेक्ट लेबर को,
उसमें ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड को, बन गया टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। फिनिश गुड्स बिगिनिंग भी नील है, सॉरी वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग भी नील है, एंडिंग भी नील है। तो जो टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है यही कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है। और कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड जब आ गया तो उसको हम 14,000 कितना निकाला था 300, 14,300 से डिवाइड कर लें तो आपकी यूनिट कॉस्ट आ जाती है। तो ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, सिवाय इसके कि इन्वेंट्री की कैलकुलेशन थी। तो ये टेस्ट के तौर पर 2 पेपर हो गए। पहला वाला जरूर कर लें ताकि आपको याद हो जाए प्रैक्टिस। बाकी मैं मटेरियल अभी सेंड कर देता हूँ। आज के लिए हम इतने ही रखते हैं। टर्म्स को ध्यान में रखना है, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, देन प्रोडक्ट कॉस्ट, पीरियड कॉस्ट, ये सारा आपको जहन में रखना है। प्लस कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट बनाया है जो मैंने पेपर आपको बताया। ये पेपर है 2016 का, वो पेपर था 2015 का। तो 15 वाला कम से कम हो जाना चाहिए, 16 वाला भी हो जाना चाहिए। आई होप कि आज की क्लास आपके लिए कुछ इंफॉर्मेटिव, कुछ फ्रूटफुल है। एंड कल इसको हम कंटिन्यू करेंगे, मैं थोड़ा एडवांसेस में बात करूंगा। और फिर जब ये काम शुरू कर देंगे तो हम इसको आगे ले जाएंगे। इसमें ज़्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग ये कोर्स है। थोड़ी सी कैलकुलेशन चाहिए होती हैं आगे, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट। कल मैं आपसे बात करूंगा फैक्ट्री ओवरहेड के हवाले से। फैक्ट्री ओवरहेड में हम बात करेंगे नॉर्मल कॉस्टिंग क्या होती है, एक्चुअल कॉस्टिंग क्या होती है, वो जो परपेचुअल पीरियड की बार बार बात हो रही है उस रेफरेंस से बात करेंगे। एडमिन हमें सुन रहे हैं, मैं यहाँ से क्विट कर रहा हूँ, स्टॉप कर दिया मैंने एंड लीव कर रहा हूँ। बाकी वो आपके साथ खुद ही कर लेंगे। लीव।